चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे आपके 9 नंबर पक्के, 9 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए बेटा। अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा और अच्छे से उसको कर लिया कवर, तो आपके 9 नंबर आज के दिन ही सिक्योर हो जाने वाले हैं। आई होप आपने इस वीडियो से पहले हमने एक 5 डेज स्ट्रैटेजी की केमिस्ट्री की वीडियो दी थी और आपने वो देख ली है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी तो जाके उसको केमिस्ट्री 5 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो को चेक करें और उसके बाद जो हमने उसमें प्लानिंग बताई है, किस तरह से आपको पूरे चैप्टर को, टॉपिक्स को कवर करना है, क्या आपको किस सिस्टमेटिक वे में इसको चलना है, पहले आपको कौन सा टॉपिक लेना है, उसको आपको वहाँ से फॉलो करते जाना है। और डेफिनेटली बेटा अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप खुद खुश हो जाएंगे और कहेंगे वाह बहुत अच्छा हमारा एग्जाम हुआ, और डेफिनेटली यू विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर योर एग्जाम, क्योंकि आप अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। सो वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, दिस इज मोना वर्थ, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो चलो भाई अगर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना है। इस वीडियो को करने से पहले हमें प्रॉपर वे में समझना है कि एक चैप्टर जो कि इतना बड़ा चैप्टर है, किस तरह से हम उसे रिवाइज करें कि हम उसमें से मैक्सिमम स्कोर ले सकें, इवन फुल स्कोर कर सकें। तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले बेटा इसे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो ईजिली मिलते रहें और हम भी इसमें आपको आगे हेल्प करेंगे कैसे करके आपको अपने स्कोर को बूस्ट करना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट का है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको यहाँ पे सेल के बारे में सीखना है। तो सेल बेसिकली होता क्या है? सेल बेटा एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ें हम बेसिक पढ़ते हैं, पर अभी आज भी हमारा फोकस क्या है, हमें देखना है कि इस टॉपिक से कैसे हमें नंबर सिक्योर करने हैं, किन किन फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। तो अब हम थोड़ा शॉर्ट वे में फास्ट रिवीजन करेंगे सो दैट हमें ये टॉपिक भी कवर हो जाए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम बहुत इन डेप्थ स्टडी कर पाएँ। तो शॉर्ट में कैसे करना है, तो लेट अस स्टार्ट। चलो भाई, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बेटा अगर मैं बात करूं तो आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ें ध्यान से पता होना चाहिए। जिन्हें कुछ भी नहीं पता उनके लिए भी, जिन्हें सब कुछ पता है तो ये एक रिवीजन रहेगा और उसे समझेंगे। तो बेसिकली देखो बेटा, ये सेटअप होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये सेटअप होता है जिसमें आप देख रहे हैं, ये आपको 2 कंटेनर दिखाई दे रहे हैं, दोनों में अलग अलग रॉड्स डिप की गई हैं, उसके सोल्यूशन ले रखे हैं और उसको उन्होंने एक इस तरह की इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से कनेक्ट किया है और दोनों रॉड्स को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये इसका सेटअप होता है। और इस सेटअप में बेटा आपको ध्यान देना है, ये जो लेफ्ट साइड है इसका, ये जो लेफ्ट साइड है, ये वाला हमारा बेसिकली जो सेल है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये जो लेफ्ट साइड वाला हमारा है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहलाएगा, और ये वाला हमारा कहलाता है रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। और देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो ये जो Zn रॉड है किस में कन्वर्ट हो जाता है? Zn2+ में, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं। तो इस रॉड पे क्या आएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आपसे कोई पूछे भाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये किस तरह का इलेक्ट्रोड है? ये एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। पहली चीज आपको याद रखनी है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं एनोड। और इसको आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, एनऑक्स। एनऑक्स मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन। रिमेंबर, ये आप करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप एनऑक्स से याद रखो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो आपको दिखाई दे रहा है हाफ सेल, इस पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। और यहाँ पे Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। यही इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे जा रहे हैं जो इसको निगेटिवली चार्ज बना रहे हैं। और फाइनली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से यहाँ मूव करेंगे और फाइनली यहाँ आएंगे इस वाली रॉड पे, और यहाँ से क्या होगा, सोल्यूशन से जो आयंस है Cu2+, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे और क्या करेंगे, Cu2+ विल टेक इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड। तो मतलब इस वाले हाफ सेल में हमारा क्या होने वाला है, इस वाले हाफ सेल में हमारा यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है। ठीक है बेटा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको कैसे करना है आपको, क्योंकि रीज़न क्या है, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं ध्यान देंगे तो हमारी कंसेप्ट गलत होने की चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो बेसिकली देखो लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो बेसिकली देखो जब ये ऐसी प्रोसेस होती है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम लोग चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, हमेशा यहाँ पे अगर आपको सेटअप दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, और करंट का
जैसे क्या होगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेटा कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, या फिर जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ। कोई कहे करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या है, तो क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये जो सेटअप आपको बनाया गया है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर इसका होता है, इसके लिए इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक वे में डैनियल सेल बोलते हैं, लेकिन लेटर ऑन इसको हम लोग गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं। गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टाइक सेल, कोई पूछ ले तो यही चीज़ है, सेम चीज़ है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमने जो सॉल्यूशंस लिए हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ली है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यही डैनियल सेल हमारा कहलाता है, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। तो ये सिंपल बेसिक सेटअप आपको पता होना चाहिए। आपने देखा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा है, करंट का फ्लो कहाँ हो रहा है, और ये जो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बेटा, कि सॉल्ट ब्रिज क्या है ना, और इसका फंक्शन क्या है। तो आपने केवल ये जो येलो उसमें दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको सिंपली ये पढ़ना है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप यू ट्यूब कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसी यू ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, जिसमें क्या होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसे हम लोग इनर्ट क्यों होता है, मतलब वो रिएक्ट ना करे, क्योंकि यहाँ पे सारे आयंस हैं। दूसरी चीज़ क्या है, NaNO3 KNO3, ये सब्सटेंस के साथ ही फिल्ड होता है। ये आपको हल्की डेफिनेशन याद करनी है। इसका काम क्या है, कभी कभी पूछते हैं क्या काम होता है सॉल्ट ब्रिज का, तो बेटा आपको ये याद रखना है, अच्छे से करोगे तो तुम्हें बहुत इजीली तैयार भी हो जाएगा। इसका काम क्या है, पहला क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ हो रहा है, करंट का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो एक तरह सर्किट कंप्लीट हो रहा है। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन टू हाफ सेल, दूसरा इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। वो कैसे बेटा, उसका मतलब देखो, जब आप देखेंगे जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी तो सोल्यूशन में क्या आता जाएगा, इस तरफ तुम्हारे सोल्यूशन में Zn2+ आयन आते जा रहे हैं, तो कुछ समय बाद यहाँ पे Zn2+ आयन की एक्सेस होने लग जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, Cu2+ आयन कहाँ जा रहे हैं, इस रॉड पे जाके डिपॉजिट होते जा रहे हैं, इसका रिडक्शन होके Cu सॉलिड के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी सल्फेट आयन की एक्सेस हो जाएगी। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा सिस्टम डिस्टर्ब होने लग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे रोल आता है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये सिलेक्टिवली आयंस को यहाँ पे देता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव आयन, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे उसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव आयन सिलेक्टिवली वहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, और इस तरह से हमारा पूरा सेटअप रेडी होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो बेसिक जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप बिल्कुल याद रखो, इस केस में जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आता है ई सेल का, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, E0 लगा देते हैं, वो स्टैंडर्ड हो जाता है, ये आता है 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड कंडीशन में जब हम इसको मेजर करते हैं तो इसे बोलते हैं E0 सेल। मतलब देखो भाई, यहाँ पे हम अभी एक चीज़ देखेंगे, विल सी दैट कि बेसिक हमने देखा कि जो हमारा पोटेंशियल आता है इस वाले सेटअप के लिए, कॉपर जिंक के लिए, है ना, क्या आता है कॉपर जिंक के लिए, जो वैल्यू आती है दैट इज फाउंड टू बी 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे बेटा आपको 3 कंडीशंस याद रखनी है और बिल्कुल अच्छे से करना है। बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है बोर्ड्स में, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार करो इसको, कि अगर हमारा जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है ना, अगर हमारा जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है क्या है हमारे रेगुलर सेटअप का जिंक और रॉड का 1.1 वोल्ट। अब हम यहाँ पे 3 कंडीशंस देखेंगे कि अगर हमने इस सेल को, जो भी हमारे पास सेल है, अगर हमने उसको एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, है ना, बहुत पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपने इसको 1.1 से लेस एक्सटर्नल पोटेंशियल से कनेक्ट किया, तो जब आप लेस से करोगे ना, तो उस केस में ये बिल्कुल अपनी तरह से बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही बिहेव करेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी आपने क्या देखा, उसमें आपने देखा कि क्या हो रहा था, Zn रॉड जो कि निगेटिवली चार्ज थी, उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो रहा था, कॉपर की तरफ, और कॉपर से करंट का फ्लो कहाँ हो रहा था, जिंक की तरफ। वो बिल्कुल ये जो वर्ड लिखा है Zn डिजोल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, इसका बेटा सिंपल मतलब ये है, ये रॉड घुल रही है, डिजोल्व हो रही है, और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। तो कौन सी रॉड डिजोल्व होगी, एनोड वाली। किस पे डिपोजिशन होगा, कैथोड पे। तो ये हमारा नॉर्मल सेटअप होता है। तो आपने ये वाली कंडीशन अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है और इसे डन करना है। फिर व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज 1.1 वोल्ट, यहाँ से भी आता है क्वेश्चन, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और उस केस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि क्या होता है जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल लगा देते हैं। तो आप याद रखो, जब इक्वल होगा तो नो फ्लो, कोई चेंज नहीं। और अगर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल एक्सेस में लगा दिया, बस ये 3 कंडीशन है बेटा, बस आपने 3 कंडीशन याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप हमने पढ़ा है, अगर हमने उस सेटअप को किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल से अटैच किया, अगर हमने जो उसकी कैपेसिटी है उससे कम से किया, तो क्या होगा, तो वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, जो एनोड है वो एनोड रहेगा, जो कैथोड है वो कैथोड रहेगा। लेकिन अगर हमने इक्वल लगाया तो उस केस में क्या होगा बेटा,
इक्वल लगाएंगे तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या होगी बेटे, यहाँ पे तीसरी कंडीशन हमारी ये है कि अगर हमने उससे ज़्यादा लगाया तो देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करेंगे, कैथोड से, यानी कि कॉपर से जिंक की साइड, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। जिंक क्या होगा, डिपॉजिट होगा, एंड कॉपर डिजॉल्व होगा। तो ये बेसिक चीज़ है, इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है 100%। ओके, तो बिफोर डूइंग द सेल रिप्रेजेंटेशन जस्ट मैं आपको एक थ्योरेटिकल टॉपिक करा देती हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो बेसिकली अब हम जो बात कर रहे थे ई सेल की, ई नॉट सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, तो थ्योरी है, यहाँ पे सिंपल डेफिनेशंस दी हुई हैं। The tendency of a metal to lose or gain electron when it is in contact with its own solution is called electrode potential। एक मेटल रॉड को जब हम उसके ही सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस सोल्यूशन और उसके बीच में एक बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का एक चार्ज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब कॉन्सेंट्रेशन सारी स्पीसीज की जो भी हमने ली है वो हमारी यूनिटी हो, 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा बहुत सिंपलीफाइड मैनर में पढ़ना है आपको। ये सिंपल सेल पोटेंशियल है जिसे हम किससे नोट करेंगे, ई सेल से, है ना। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ई नॉट सेल, पहले डिफरेंस समझो, व्हाट इज ई नॉट सेल, तो जब ये नॉट लग जाता है तो क्या हो गया, दिस इज स्टैंडर्ड। बिल्कुल बेसिक से क्लियर करो भाई, ये चीज़ें बहुत जरूरी है आनी, और आपके फिक्स 3 नंबर 4 नंबर ये इसी टॉपिक से आने वाले हैं, 4 मार्क्स का आपका इसी टॉपिक से कवर होगा 100%। ये ई सेल है, ई नॉट सेल है, ये नॉर्मल हमारा ई सेल पोटेंशियल है, ये हमारा क्या हो गया, ई सेल हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। देखो यहाँ लिखा है सेल पोटेंशियल, यही है ई सेल बेटा, इसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रही है। जब हमने सेल बना दिया तो जो सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हाफ सेल्स के बीच में जो हमने लिए थे, उसे हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल। और बेसिकली ईएमएफ क्या है बेटा, ये ईएमएफ के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यूज में हम पढ़ेंगे इसको। ईएमएफ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड के बीच में, यही जो एनोड और कैथोड की बात हो रही है इनके बीच का ही डिफरेंस लेते हैं उस केस में हम लोग। पर ध्यान रखना है जब करंट फ्लो ना हो रही हो, जैसे हमने सेटअप बनाया जब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, उस केस में जो उनमें डिफरेंस है नेगेटिवली और पॉजिटिव, जो भी हमारे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रॉड और कैथोड और एनोड के बीच में होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। तो होपफुली क्लियर है सभी को, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये ई सेल जो होता है हम कैसे लिखते हैं इसको, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या फिर हम इसे कहते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। और जनरली हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ई नॉट सेल हो जाएगा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। इट्स वेरी इजी, जैसे कि हम एग्जांपल वाइज समझेंगे, पर आज थोड़ा सा टाइम हमारा यहाँ पे, हमें लिमिटेड टाइम में काम करना है, तो बेटा थोड़ा सा लिमिट के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न क्या है, आपको पता है कि हमारा एग्जाम अप्रोचिंग है और हमारा फोकस क्या है कि पहले हम अपने कंसेप्ट रिवाइज करें और हम क्वेश्चंस टारगेट कर पाएँ, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने वो देखी नहीं है तो आप प्लीज़ उसे चेक करें, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी जो नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी है उसके साथ प्लग इन होने में, तो एक बार उसे जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैं सिर्फ आपको 2 लाइंस बता रही हूँ और उसके बेसिस पे बेटा आप जरूर से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, और कई बार आता है पेपर में, है ना, पीवाईक्यूज में आता है, ये देखा गया है। तो हम लोग देखते हैं क्या याद रखना है इसमें आपको, इसमें केवल आपको याद रखना है मोर नेगेटिव ई नॉट सेल, मोर reactive will be the metal। बस बेटा याद रखना ध्यान से, and more will be reducing power। ये 3 लाइन तो आप याद रख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे। जब वो ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछेंगे तो इससे जस्ट अपोजिट, मतलब जितना ज्यादा ई नॉट सेल की, ये एक्चुअली सीरीज जो है हमने ई नॉट सेल के बेसिस पे बनाई हुई है। ई नॉट सेल को जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो सीरीज हमारी बनती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इससे हमें कुछ पॉइंट्स सीखने होते हैं, यही पेपर में हमें टारगेट करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव से 0 to पॉजिटिव होती है। अगर हम इसमें देखें तो कोई तुम्हें जहाँ पे पता करना है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जितना ज़्यादा नेगेटिव ई नॉट सेल होगा, ठीक है ना बेटा, जितना ज़्यादा नेगेटिव ई नॉट सेल होगा उतना ही ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगा।
फॉर एग्जाम्पल चलो मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास जिंक के लिए पोटेंशियल दिया हुआ है -0.76 वोल्ट और कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल हमारा दिया हुआ है ई नॉट सेल 0.34 वोल्ट, दिस इज पॉजिटिव। ओके, तब आपसे पूछा जाए विच मेटल विल बी मोर रिएक्टिव, सिंपल सी बात, अभी मैंने क्या बताया, जिसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी वो हमारा मोर रिएक्टिव होगा, है ना। तो एक चीज आपको ये पता करनी है यहाँ पे, तो उस पर अगर मान लो तुमसे कहा जाए कि ये तुम्हारा एक एनोड है, ये कैथोड है, इसके लिए ई सेल निकाल दो, तो बेटा यही करना है। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पर जिन बच्चों ने पढ़ा है वो रिवाइज करें और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो फटाफट से देखो मैं क्या बता रही हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में बता रही हूँ। एक इलेक्ट्रोड था आपका एनोड, एक था कैथोड, दोनों के लिए हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करते हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल जब हमने दिया जाएगा आपको इस फॉर्म में, इस तरह से दिया जाता है वो कि भाई उसमें बेसिकली Zn प्लस टू Zn, Cu2 प्लस टू Cu, ये देखना ध्यान से, कभी पलट के दे दे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है। ओके, तो ये तुम्हारा अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको ई सेल कैसे निकालना है। तो अगर हम इसमें बात करें, इस केस में हम ई सेल की जगह अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं ये लिख देती हूँ, दिस इज फॉर ई नॉट Zn2 प्लस Zn, दिस इज ई नॉट फॉर Cu2 प्लस Cu, Cu के लिए है ये और वो जिंक के लिए है। तो अब ई सेल क्या हो जाएगा, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब आपको पता चल गया एनोड कौन सा होता है, जिंक है, ये कैथोड है, तो आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो दिस इज व्हाट 0.34 माइनस 0.76, यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 1.1 वोल्ट जो भी हमने पहले पढ़ा था। ठीक है बेटे, क्लियर हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करो। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अब जब आप पेपर में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बस एक पॉइंट याद रखो कि मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये बात याद रखनी है कि मोर नेगेटिव ई नॉट सेल मोर रिएक्टिव इज द मेटल, मोर रिड्यूसिंग पावर। जैसे कि क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे कुछ आयंस में ये मिसिंग हो गए, कोई बात नहीं, विल सी दैट क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं हम देखते हैं अभी, कोई बात नहीं। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के प्लस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना दिया हुआ है, यहाँ बेटा Ag होगा, Ag प्लस टू Ag का ये इतना दिया हुआ है, Hg प्लस टू Hg का ये इतना दिया हुआ है और Mg2 प्लस Mg का इतना दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, Cr3 प्लस Cr का ये इतना दिया हुआ है। ठीक है बेटे, ध्यान दो। तो सिंपल यहाँ पे कुछ ये एलिमेंट्स है मिसिंग है, जो नंबर्स हैं वो मिसिंग है, पर एनीवे हमारा भी इससे कोई खास वो नहीं है, हमें कंसेप्ट सीखना है। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इनके दिए हुए हैं। अभी मैंने आपको क्या रूल बताया, उन्होंने पूछा है कि किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। क्या करेंगे भाई, सोचो, खुद कर लेना, एक मिनट वीडियो को पॉज करो और खुद करके देखो, होपफुली आप करेक्ट ही करेंगे। अभी मैंने बताया जितना ज़्यादा ई नॉट सेल पॉजिटिव नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, उसकी रिड्यूसिंग पावर हो जाएगी। तो क्या करना है बेटा, आपको बिल्कुल सिंपली इसमें नेगेटिव देखना है किसका कितना ज़्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ पोटेशियम के लिए कितना दिया है, 2.93 नेगेटिव में, यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए कितना दिया है 2.37, माइनस 0.74, 0.80 और यहाँ पे पॉइंट। ओके, तो व्हाट मस्ट बी द आंसर, एक बार चेक कर लेना भाई। सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, पोटेशियम मेटल की, उसके बाद किसका है, मैग्नीशियम हो गया बेटा। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, अब देखो कौन सा कम पॉजिटिव है, तो कम पॉजिटिव में कौन सा आ रहा है, अभी तो पहले हमारे पास एक और नेगेटिव बच गया, क्रोमियम, देन वी हैव Hg और उसके बाद हमारे पास क्या है Ag। तो बस बेटा इनको भूलना नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इसको जरूर से करना है। तो आपका एक नंबर वहां से आ सकता था, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता था, यहाँ से नहीं आएगा तो तुम्हारा ये पावर पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे एक नंबर, ये एमसीक्यूज बेसिक एमसीक्यूज में आने वाले क्वेश्चंस है। ओके, जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं तो इनको ध्यान से करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने अभी देखा कि हमने सेटअप समझा कि क्या एनोड है, क्या कैथोड है, कैसे हम रिएक्शंस कर रहे हैं। अब इसका पहला जो अंडरस्टैंडिंग का या न्यूमेरिकल का जो पहला कंसेप्ट आता है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्या टॉपिक है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो बिल्कुल ध्यान से समझो, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है, ये वही रेडॉक्स रिएक्शन है जो हमने पहले करी है अभी, है ना। अभी हमने शुरू में सेटअप बनाया वही वाला बेसिक इक्वेशन है। तो आपसे कहा जाएगा सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, इट्स वेरी सिंपल। आपने पहले इक्वेशन जो दी गई उसमें चेक करो कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। तो जिसका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये क्या है, दिस विल एक्ट एज एनोड
पहले देखो एनोड कौन सा है, और कॉपर तुम्हारा हो गया कैथोड, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ध्यान से करना भाई। अब आपको करना क्या है, Zn एनोड पे क्या हो रहा है, Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ आयंस में। फिर यहाँ पे हम डबल वर्टिकल लाइन लगाएंगे, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है। सिंगल लाइन दोनों के इंटरफेस को रिप्रेजेंट करती है, डबल वर्टिकल लाइन आपके यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। अब क्या हो गया, Cu2+ एक्वस, फिर क्या आ गया Cu सॉलिड। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन। आप इसको सिंपल ट्रिक से याद रखो कि आपने क्या करना है, AC याद रहेगा बेटा, AC। मैंने जो सिंपली सोचना है अपने दिमाग में, दैट इज AC, है ना। A क्या है एनोड, C क्या है कैथोड। A पहले आएगा फिर C आएगा। AC की ट्रिक याद रखनी है आपको, और ऐसे हम प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे देखो बेटा दूसरा इक्वेशन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपली कॉपर और Ag में जब इक्वेशन दिए तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोशियोमेट्री मैटर नहीं करती। जैसे मान लो अभी Cu है, Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, Cu सॉलिड Cu2+ एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag+ एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। बस हो गया बेटा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। यहाँ पे देखो मैंने स्टोशियोमेट्री यूज़ नहीं की है, क्योंकि रीज़न क्या है, स्टोशियोमेट्री यहाँ पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप केवल ये बता रहे हैं किस पे एनोड पे कहाँ एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखा था, हमने फॉर्मूला देखा ये। नाउ हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी डन किया। इसके बाद यहाँ पे बेटा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं SHE। इसके बारे में थ्योरेटिकल है, सिंपल आपने क्या सीखना है क्या ये, तो ये इसका सेटअप होता है। हमने उसी तरह से एक सोल्यूशन ले लिया, किसका ले लिया, H+ आयन का सोल्यूशन, HCl का सोल्यूशन है। स्टैंडर्ड बना रहे हैं हम लोग इसको, एक एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह बनाते हैं। तो क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का, बेटे मैं इसका एप्लीकेशन बता रही हूँ, मेरी बात सुन लेना, सारी चीज़ इस पर लिखी नहीं जा सकती, तो कुछ चीज़ें आपको जो बताई जा रही है उस पर ध्यान देना है बेटा। क्योंकि अब मान के चलना कि ये दिस द फाइनल टाइम है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हमारा, अगर अच्छे से हम करेंगे तो हम डेफिनेटली स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर छोटी छोटी चीज़ें हैं। SHE का काम क्या है, आपसे कोई कहे कि तुम्हारे पास जिंक है, हमने जिंक का सोल्यूशन के साथ जिंक रॉड को डाल दिया, हमने कहा भाई इस केस में आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, है ना, हाउ कैन वी डू दैट, कैसे कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपका SHE का रोल आ जाता है। SHE को हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, एक साइड SHE ले लेंगे और एक साइड हम दूसरा इलेक्ट्रोड ले लेंगे, फिर हम उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू, एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे उसका पोटेंशियल कितना आ रहा है। अब हमें पता है कि SHE का कितना कंसीडर किया जाता है, SHE का कंसीडर किया जाता है 0। तो जो भी आएगा एक्सपेरिमेंटल डाटा से पोटेंशियल वो किसका हो जाएगा, वो अदर इलेक्ट्रोड का हो जाएगा। इसी तरह जो भी आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, तो सारे मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसी की हेल्प से निकाला गया है, और अब हमारे पास प्रेडिक्टेड फॉर्म है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर मेटल्स का है। तो इसका यूज क्या होता है, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पे SHE को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 एज्यूम किया जाता है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता ये, लेकिन फिर भी इसको 0 लिया जाता है क्योंकि ये रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब क्या है बेटा, रेफरेंस का मतलब तो है ना कि आपने किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हाँ भाई इतना ये फिक्स है। ओके, थ्योरेटिकल है, पढ़ लेना। होता क्या है, प्लेटिनम से बना हुआ है, कि मतलब प्लैटिनम पे ये वायर फॉर्म में है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद अ प्लैटिनम ब्लैक, इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एसिडिक सोल्यूशन। किसमें, इसको एसिडिक सोल्यूशन में डिप किया हुआ है 1 बार प्रेशर पे और 298 केल्विन पे। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। इसका आप सिंपल बेसिक 1 नंबर के लिए पढ़ लेना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आ गया आपका, नर्स्ट इक्वेशन। 100% पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा बेटा, बिल्कुल करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना, इजी टॉपिक है ना, बस इसको समझो थोड़ा सा, एक बार ढंग से करो, फॉर्मूला रिवाइज करो। आई एम वेरी श्योर कि आप बिल्कुल 100% करेंगे, और इसमें बस गलती जहाँ जहाँ होती है उस चीज़ों को ध्यान देना है और फिर आपको काम करना है। ठीक है, चलो बेटे, ओके करते हैं स्टार्ट। ये एक सेल रिएक्शन दी हुई है, आपने इसमें देखो क्या करना है, हम थोड़ा शॉर्ट में ही देखेंगे। हमें कि कोई, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ, इसे बस तैयार रखना। ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है, E0 सेल माइनस RT। अगर मैं RT की फॉर्म में ना लिखूँ, मैं पहले बेसिक लिख देती हूँ, 2.303 RT बाई NF लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं एनोड की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, इस केस में हम लोग लेंगे यहाँ पे Zn2+ अपॉन में क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। यहाँ पे भी आपकी वो वाली ट्रिक काम आ सकती है भाई, एनोड अपॉन में कैथोड वाली, ऐसे प्रेजेंट करते हैं बेटा। ये है जनरल इक्वेशन। ई सेल, एक्सक्यूज मी जस्ट 1 मिनट,
ये हमारी सिंपल इक्वेशन है जो हमने नर्स्ट इक्वेशन बनाई। तो ये ई सेल हो गया, ये ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। फिर हमने किसी भी के लिए निकालना है, हमें ये जनरल इक्वेशन यूज करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको कभी भी ऐसे दिया जाए सेल इक्वेशन, सेल रिएक्शन दी गई है, तो आपने बेटे इसको ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि जो एनोड की कॉन्सेंट्रेशन है उसको ऊपर रखना है और जो कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन है वो नीचे आएगी। रिमेंबर, ध्यान रखना, ए ऊपर सी नीचे, यानी कि प्रोडक्ट की वो केवल आयन यूज करते हैं इसमें, पहली चीज केवल आयन यूज करते हैं और प्रोडक्ट ऊपर रहता है, रिएक्टेंट नीचे रहता है। इस चीज को ध्यान रखना होता है। ये बेसिक जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, ओके, इसमें गलती मत करना। पर यहाँ पे गलती कहाँ होती है अभी हम इसे ध्यान देंगे, ठीक है। अभी इसको मैं और समराइज कर रही हूँ। इसको बेसिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, ठीक है। ये बस एक इक्वेशन दिमाग में रखो, अच्छे से रिवाइज करो। 100% इसका एप्लीकेशन आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलो मैंने मान लिया यहाँ तक है, ओके डन, ठीक है। तो ये हमने ऐसे किया, तो ये ई सेल इक्वल टू हमारा ये हो गया, ये आपने सीख लिया यहाँ तक। अब ध्यान देना भाई, ये चीज नोटिस करनी है आपको। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आता है पेपर में, ई सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा ई सेल पे इम्पैक्ट अगर हम यहाँ पे Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे या फिर कॉपर 2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं भाई Zn ऊपर है, Zn ऊपर है तो मतलब ये बढ़ना चाहिए। बट ध्यान दो, Zn की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगी, है ना, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल क्या होगा भाई, क्योंकि ये बढ़ रही है पर ये नेगेटिव साइन है भाई, और नेगेटिव साइन है तो क्या होगा, ई सेल हमारा डिक्रीज होगा। अगर कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, अगर कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ई सेल क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। ध्यान देना, अब ऐसे रटना नहीं होता। आपने बेसिक देखा कि जब तुम नर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हो या फिर तुम इसमें ही देखो, तो अगर तुम इसमें अच्छे समझोगे तो तुम्हें पता होगा कि जो चीज़ तुम्हारी एनोड की कॉन्सेंट्रेशन होती है और कैथोड की, अगर एनोड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ई नॉट सेल क्या करेगा, डिक्रीज होगा। अगर कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ई नॉट सेल आपका इंक्रीज होगा। इस कंसेप्ट को ध्यान से रखना, ठीक है, कर लेना, यहाँ पे आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद बेटा कैसे अप्लाई करना है फटाफट से देख लेते हैं। जब भी आपको ऐसे इक्वेशन दी जाए, आई एम राइटिंग हियर mg क्या हो रहा है, mg, और यहाँ पे क्या है 2Ag प्लस, पहले इक्वेशन लिख लेना अच्छे से। फिर क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको हम लोग। ये mg है, किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, और 2mg 2 प्लस, और फिर ये हो गया हमारा 2Ag। बेटे अगर आपको अच्छे से आता है कोई बात नहीं, तो बढ़िया है, तो आप फटाफट से इसके साथ ही इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ पे एक गलती करोगे। ध्यान से देखना भाई, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 2 आयन्स है और यहाँ पे 1 आयन है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कितने हमारे यहाँ पे क्या होगी, कैसे हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो पहली चीज़ मैं क्या करती हूँ, मैं अलग अलग लिख देती हूँ कि अलग अलग इक्वेशन क्या हो रही है। mg 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। Ag क्या हो रहा है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag सॉलिड में। कभी कभी डायरेक्ट ये बैलेंस करके नहीं देते, तब दिक्कत आ जाती है। अभी तो इसमें कोई दिक्कत खास है नहीं। अब आपको पता है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है और वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ओवरऑल इक्वेशन ही बन जाएगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो इस केस के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इसमें गलती नहीं करनी। दूसरी चीज, फाइनल इक्वेशन आपको बैलेंस दी हुई है, आपके चार्ज बैलेंस है, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में 2 आई एम राइटिंग हियर बिकॉज n कितना है बेटा, n है 2। फिर क्या हो जाएगा, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, पहले यहाँ आएगा mg2 प्लस आयंस अपॉन में Ag प्लस की पावर 2। बस यही गलती होती है बेटे, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। अगर आप इसके पावर्स में गलती करोगे तो गलत हो जाएगा। बस अब करना है क्या आपको, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाएगा और हमें इसे खत्म करना है। इसी कॉन्सेंट्रेशन जो दी हुई है mg की है यहाँ पे, और Ag कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दी हुई है, तो आपको इन वैल्यूज को पुट कर देना है। सिर्फ देखो आयन सी कॉन्सेंट्रेशन दी जाएंगी, उनको यहाँ रख देना है। सारा डेटा आपके पास है, ई नॉट सेल आपके पास दिया हुआ है और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आपने ये रिवाइज करना है कि नर्स्ट इक्वेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे और फाइनली ई सेल हम निकालेंगे। ओके बेटे, चलो चले आगे। तो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग। इसी टॉपिक में मैं इसको इंक्लूड करूंगी, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए रिलेशन होता है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ई नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303
बाई एन एफ लॉग के सी, वही चीज़ है बेटा, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन में एन लॉग के सी, सेम चीज़ है बेटा ये, ठीक है। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया, ये एक्चुअली वैल्यूज होती है, हमने पुट कर दिया। अभी हम इसमें इतनी डिटेल में नहीं जा सकते, आपने सिंपल वो याद रखना है क्योंकि आपका पर्पस अभी 27 फेब का एग्जाम है, ओके, उसको टारगेट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करो। चलो भाई, तो अब आपने इसमें क्या करना है, देखो सिंपली आपको इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे आपने उन्होंने कहा है कि इसके लिए आपको वैल्यूज बतानी है, ई सेल सब कुछ दिया हुआ है, रख दो वैल्यूज। तो ई सेल दिया हुआ है आपका 0.46, दैट विल बी इक्वल टू 0.591, एन आप निकाल लेंगे, एन कितना आएगा इसके लिए, अगेन 2 आएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा, लॉग के सी, और इसको सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग दिया गया है, आप डायरेक्ट निकाल लोगे बेटे, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो ये फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिकल्स एंड गिब्स एनर्जी, तो गिब्स एनर्जी में जो रिलेशन होता है आपको उसको याद रखना है, माइनस एन एफ ई होता है, इफ इट इज डेल्टा जी नॉट तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और एक और रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी, ये वाला फॉर्मूला भी कहीं काम आ सकता है। वैसे तो ये ज़्यादा क्लास 12th में इस चैप्टर में तो नहीं पूछते, बट स्टिल यू शुड नो कि ये वाला फॉर्मूला भी, लेकिन इसमें डेल्टा जी नॉट से रिलेशन होता है, इट इज नॉट विद जी डेल्टा जी, ओके। तो बस सिंपल ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, इन्होंने यहाँ पे ई सेल दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी आपको निकालनी है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं माइनस एन एफ ई करके। तो आपको एन तो निकालना आ ही गया बेटा, इस केस में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट 96487 कूलम हम लोग इसको लेते हैं जनरली, ये एग्जैक्ट वैल्यू है पर अप्रॉक्सीमेट हम कितना लेते हैं, 96500 कूलम, ओके। तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो, ओके, तो इसको आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। चलो भाई बेटे, आपके यहाँ तक 4 नंबर 100% सिक्योर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस फोकस करो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। मैं एक बार समरी कर रही हूँ, इन चीज़ों को ध्यान से रखो। ये तुम्हारा आधा से मतलब 1/3 पार्ट कवर हो गया यहाँ तक। अगर मैंने यहाँ जेड इन सॉलिड लिया, मैंने एक जनरल इक्वेशन ली, प्लस Cu2 प्लस एक्वस, फिर क्या हो गया आपका Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ओके। सो वी हैव दिस इक्वेशन। क्या क्या सीखा इसमें आपने, जस्ट लेट्स हैव अ समरी, ओके। बस ऐसे कर लो, तुम्हारा काम हो जाना है। इस इक्वेशन के लिए पहले मैंने आपसे कहा कि हम ई सेल कैसे निकालेंगे, तो पहले आप ई नॉट सेल निकालना सीखोगे, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट किसका, कौन सा कैथोड है यहाँ पे, Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट ऑफ Zn, रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं बेटा, इसको ध्यान रखना, ये तुम्हारा फॉर्मूला लग जाएगा। इसकी वैल्यू में पता है कितनी होती है, अगर दी जाएगी तो कोई बात ही नहीं, मैं तो जनरल इक्वेशन की बात कर रही हूँ, माइनस 0.76, जब हम इसे रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1.1 वोल्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या देखी, हाउ डू वी डू सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे करते हैं हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, पहले आपको क्या लेना है, एनोड, फिर आपको किसमें कन्वर्ट कर लिखना है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक्वस में, देन यू नीड टू मेक सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या लेना है यहाँ पे, Cu2 प्लस एक्वस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में। ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ सकता है, कैसे नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगी, प्रोडक्ट वाली Zn2 प्लस अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, ठीक है। अगर कोई कहे ई नॉट सेल का रिलेशन क्या होगा, तो वही लगाना है 0.0591 अपॉन में एन लॉग के सी। आपने बेटे ये रिलेशन को याद रखना है दिमाग में। कोई कहे हाउ डू वी गेट दिस डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, गिब्स एनर्जी, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। I just want to tell one more important question, जो भी पूछा जा सकता है ना, जैसे हमें ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, ये इससे रिलेटेड है, आपको बेटे पता होना चाहिए जो गिब्स एनर्जी होती है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये मास पे डिपेंड करती है। हाउएवर ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है। कभी कंफ्यूज कर सकते हैं वो सेशन रीजनिंग में कि जो डेल्टा जी होती है वो हमारी कैसी प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी कह सकते हैं वो इंटेंसिव, ई सेल को एक्सटेंसिव। जस्ट रिमेंबर, ध्यान से सुनो, डेल्टा जी कैसी है, एक्सटेंसिव, और ई सेल कैसा है, इंटेंसिव। तो बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया। इतनी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, अब इसको अच्छे से कर लेना,
रिवीजन डन हो जाएगा। जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग सोचना है। और एक समरी वाली बात ये जरूर याद रखना, मोर नेगेटिव ई-नॉट सेल, मोर रिएक्टिव इज द मेटल। अभी कंफ्यूजन हो, मोर रिएक्टिव विल बी मेटल। होपफुली क्लियर टू एवरीवन। चलो भाई लेट्स मूव अहेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट होता है आपके इसमें, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको करना होता है बेटे, वो है आपका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी बिल्कुल 100% आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है और बहुत सिंपल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है ना। अगर आप ढंग से करेंगे तो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला में कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जब आपने पहले पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो इसको लर्न करो, क्योंकि आपको कोई अब चांस नहीं है बेटे। अब देखो फाइनल आपको पता है एग्जाम में बैठना है ना। अब एग्जाम से बैठना है तो अब डू और डाई वाली सिचुएशन है कि हम कोई एक्सक्यूज बना ही नहीं सकते, हमें तो करना ही पड़ेगा। तो उस केस के लिए थोड़ा सा है अच्छे से याद करो और उसे प्रैक्टिस करो और फिर आपको उसको प्रोड्यूस करना है, सिंपल सी बात। चलो भाई, तो क्या होता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, थ्योरी हम इसकी देख लेंगे। थ्योरी में इतना आपने अंदर नहीं जाना है, लेकिन आपको फॉर्मुलाज अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो रेजिस्टेंस होता है क्या है, इट इज हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटे, हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मुला आप वैसे फिजिक्स में पढ़ते हो। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए, है ना। आपने पढ़ा हुआ है ये चीज। रो क्या है आपका रेजिस्टिविटी, एल क्या है आपका लेंथ, सब कुछ दिया हुआ है। ए क्या है आपका बेटे एरिया, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इसे हम जी से डिनोट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। बस नहीं याद हो रहा तो ये याद रखो, आर आपको पता है, आपने ये याद कर लिया। अब तो जी क्या हो जाएगी, व्हाट इज जी, आपने लिखा 1 अपॉन रो इंटू एल और ऊपर हो गया ए। बस ये फॉर्मूला दो आप याद नहीं कर सकते, आप इजिली याद कर सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए है, जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर है, आपने वैल्यूज पुट की, आपका ये आ गया। ये जो रेशियो होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं कापा। क्या बोलते हैं बेटे, इसको हम लोग बोलते हैं कापा। और यही हमारा मेजर है जिसको हम लोग बोलते हैं कापा, और इसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। इस पे ही हमें सारा काम करना है, इस पे ही हमें सारा काम करना है। इट इज रिटन ओवर देयर, यहाँ लिखा हुआ है, आप बेटा इसे अच्छे से पढ़ लेना। जब आप इसका पीडीएफ देखोगे, और पीडीएफ इसी फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में इसमें बेसिकली आपको दे दिया जाएगा। आपको पीडीएफ उससे आपको चेक कर लेना है और वहाँ पे आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो नेक्स्ट इसमें हमारा नेक्स्ट आता है बेटे, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा सिंपली, यहाँ से एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। इसका और कोई खास इतना वो नहीं है, लेकिन यहाँ से एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हम लोग करेंगे अभी। लेट मी एडजस्ट दैट, जस्ट 1 मिनट। वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ओके चलो भाई समझते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा इससे पहले हमने बस 2 चीजें पढ़ी है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस, है ना। यहाँ पे आपने 2 टर्म्स देखे, कंडक्टिविटी देखी जिसे हम कापा से डिनोट कर रहे हैं। फॉर्मुलाज हम रिवाइज करेंगे ढंग से। अब यहाँ पे कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आता है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी इन आयनिक सोल्यूशन। हम कैसे मेजर करेंगे कंडक्टिविटी आयनिक सोल्यूशन की, तो बेटा इसको ध्यान रखना, थ्योरेटिकल है, पर ये 2-3 लाइंस आप याद कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आपने इसे पढ़ लेना है, आपका काम हो जाना है। ठीक है, अभी हमारा टारगेट क्या है, हमें फटाफट मैक्सिमम स्कोर को गेन करना है, तो वही ऑब्जेक्टिव से हम काम करेंगे। तो ये कह रहे हैं देखो, फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन, पूछते हैं क्या प्रॉब्लम होती है आयनिक सोल्यूशन के रेजिस्टेंस को मेजर करने में। तो आपने याद रखना है कि हमें 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, 2 प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, 2 प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या होता है ना, किसी भी सोल्यूशन को हम कनेक्ट नहीं कर सकते मेटालिक वायर के साथ, सॉलिड कंडक्टर के साथ हम कैसे करें, है ना। किसी भी सोल्यूशन को हम कैसे कनेक्ट करें, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम बेटा क्या है, फर्स्ट डिफिकल्टी को अगर हमें रिमूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एसी यूज करेंगे, अल्टरनेट सोल्यूशन। हम लोग, एक्सक्यूज मी जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुको, यहाँ पे एक बार देखो, फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने नीचे वाली लाइन लगा दी। जस्ट 1 मिनट, देखो ध्यान से देखना। देखो इसमें ये कह रहे हैं, फर्स्टली क्या है, पासिंग डीसी चेंजेस द कॉम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूशन। पहली प्रॉब्लम है, जो डीसी जो होता है आपका, अगर आप डीसी यूज करोगे तो क्या करेगा, वो कॉम्पोजिशन को बेसिकली चेंज कर देगा। दूसरी सेकेंडली क्या प्रॉब्लम है कि हम एक सोल्यूशन को कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू अ ब्रिज लाइक अ मेटेलिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर। तो ये 2 प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट डिफिकल्टी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, एसी यूज करके,
और सेकेंड प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के सेल डेवलप करते हैं, जो हमारे सेल यूज होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। अब आपके मन में आएगा हम क्या टॉपिक कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझो, रिलेट करो। हमने कंडक्टिविटी पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले बेटे हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या है, फिर रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है कंडक्टेंस क्या है, वहाँ से हमारे पास एक टर्म आ गया कंडक्टिविटी। अब कैसे मेजर करते हैं कंडक्टिविटी, तो इसका तरीका हम सीखेंगे। कंडक्टिविटी अगर आप मेजर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत आती है, किसी भी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करेंगे तो हम वो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स जो हमारे सॉलिड में होते हैं उसे नहीं कर सकते यूज़, तो हम यहाँ पे एक स्पेशल सेटअप बनाते हैं जिसे बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। इसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, आपने बस ये पढ़ लेना है, ठीक है, इसको बस पढ़ लेना, कोई खास ज़्यादा वो नहीं होता बट स्टिल पढ़ लेना, है ना। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज। तो इन फॉर्मूलाज में देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज को याद रखना है, इसको ध्यान से देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, यहीं से हमारा सारा काम हो जाना है। 3 नंबर हमारे आ सकते हैं 100% अगर मैंने इसको ध्यान से अच्छे से लर्न कर लिया और कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल लगा लिए जो बहुत ईजी होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। बेटा देखो, कापा क्या था, कंडक्टिविटी, कापा का फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट बाई आर। अब कहेंगे सेल कांस्टेंट क्या होता है, कभी कभी पूछते हैं वो सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट होता है आपका L बाई ए, L बाई ए इज नेम्ड एज सेल कांस्टेंट। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, कापा इक्वल्स टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट बाई आर, ठीक है, L बाई ए, ये सेल कांस्टेंट L बाई ए, इसे हम G स्टार से भी डिनोट करते हैं। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, तो ध्यान रखना G स्टार क्या है, G स्टार सेल कांस्टेंट है और ये हम L बाई ए के इक्वल होता है। तो कापा इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपन आर हो गया, ठीक है। यानी कि अगर आपको कभी सेल कांस्टेंट निकालना है तो क्या करोगे, कापा इंटू आर कर देंगे किसी भी नॉन सॉल्यूशन का, हम निकाल सकते हैं ऐसे। एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। दूसरा है मोलर कंडक्टिविटी, इसके लिए क्या करोगे बेटे, इसके लिए आप देखो सिंपली अगर हम लोग देखें तो मोलर कंडक्टिविटी मेजर करना है। पहली बात इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये हमारा यूनिट वॉल्यूम में मेजर करते हैं, इसके लिए हमें मोलर वॉल्यूम लेना पड़ता है, मतलब 1 मोल आप लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल लेंगे तो जब कंडक्टिविटी मेजर करोगे उसे मोलर बोलते हैं, और जब तुम नॉर्मल यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी मेजर करोगे तो उसे तुम क्या बोलते हो, उसे तुम बोलते हो सिंपल कंडक्टिविटी, है ना, या कंडक्टिविटी हम ही कहेंगे इसे। तो मोलर में हमारे 1 मोल होते हैं, तो इसका क्या रिलेशन होता है, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू कापा बाई सी। रिमेंबर, यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ बेटे, बिल्कुल ध्यान देना, है ना, इसको अच्छे से सुनो और इसे कॉपी में नोट भी करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो मैंने कहा है कि आपने अभी टाइम नहीं लगाना, अभी सिर्फ समझो क्या बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है, ये जो C होता है ये कॉन्सेंट्रेशन है नेचुरली, है ना, कॉन्सेंट्रेशन है, पर इसकी यूनिट होती है मोल पर मीटर क्यूब, इसकी आपकी यूनिट होती है मोल पर मीटर क्यूब, हम लोग बात करें, है ना, मोल पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है। अब अगर हम इसमें करें तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, जनरली आपकी कॉन्सेंट्रेशन किस में दी होती है, मोल पर लीटर में दी हुई है। अब हम या तो इसे पहले मोल पर मीटर क्यूब को मीटर, इसको हम इसमें बदलें, फिर हम फॉर्मूला पुट करें। तो इसके लिए हम सिंपल ट्रिक यूज़ करेंगे। क्या ट्रिक है, हमें क्या देखना है बेटा, हमें यहाँ पे ये देख लेना है, मैं इसको थोड़ा इधर कर देती हूँ, हम यहाँ पे इसमें ये देखेंगे जैसे मुझे दिया हुआ है ये, तो सिंपली मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम मैं चेक करूँगी कापा की यूनिट क्या दी हुई है। ध्यान दो, कापा की यूनिट क्या दी हुई है, सीमेंस सेंटीमीटर दी है या मीटर दी है, हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। कापा की यूनिट कैसे निकालोगे, व्हाट इज कापा, है ना बेटे, सब चीज़ें रिलेटेड है, सिंपल रिलेटेड है। आपने यहाँ पे कापा पढ़ा था, कापा क्या होता है, या फिर हम यहाँ से भी ले सकते हैं, हम यहाँ से भी ले सकते हैं, कापा इक्वल्स टू क्या है, सेल कांस्टेंट बाई आर, है ना, सेल कांस्टेंट क्या होता है, L बाई ए अपॉन में R, ओम इनवर्स हो जाएगा, है ना, R तो मीटर इनवर्स हो गया, तो इससे निकाल लोगे इजिली, सेवन मीटर इनवर्स करके आ जाएगा आपका एक्सक्यूज मी। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कापा की यूनिट हम देखेंगे कि क्या ये सेंटीमीटर में दी है या फिर मीटर में दी है। अगर ये मीटर में दी है या सेंटीमीटर में दी है हमें ये देखना है। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, पूरी लिख देती हूँ मैं, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है या फिर सीमेंस मीटर इनवर्स है, क्या दिया हुआ है आपके उसमें, ठीक है, हम देखेंगे सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, सीमेंस मीटर इनवर्स है। तो अगर हम देखेंगे ये दिया है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा लैम्डा एम का, लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन में हम मोलैरिटी ले लेंगे। बस ये फॉर्मूला तैयार करो फटाफट से, ठीक है। और अगर मेरा ये वाला दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, जनरली मीटर में भी दिया जाता है, तो कापा अपॉन में मोलैरिटी, कोई एक चीज़ याद रखो, दूसरे को आप कन्वर्ट कर देना इंटू 1000। ये बहुत जरूरी है बेटा, टाइम भी बचाना होता है हमें और हमें ध्यान भी रखना होता है चीज़ों को, तो आप इसे क्लियर करो
कि ये अच्छे से आना चाहिए आपको, तो आपने सिंपली देखा कि अगर मेरा इसकी यूनिट किस में दी गई है, सीमेन मीटर इनवर्स में दी है, सीमेन मीटर इनवर्स में दी हुई है, तो उस केस में तुम क्या कर दोगे, इसमें मोलैरिटी नीचे ले लोगे, मतलब 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। और अगर तुम्हारा यहाँ सेंटीमीटर में दी हुई है, ये सेंटीमीटर में दी हुई है, तो उस केस में तुम्हारा 1000 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। बस रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। और 100% आता है न्यूमेरिकल बेटे, यहाँ पे ध्यान रखना, कापा क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखो अब थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। क्या है क्वेश्चन, चेक कर लो। देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल containing this molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। क्या दे दिया भाई, R आपको दे दिया, कितना दे दिया, 1500 ohm दे दिया। What is the cell constant? They're asking cell constant। सेल कांस्टेंट के लिए याद रखना है ये L/A होता है, या फिर आपको G स्टार भी याद रखना है। खाली G तो कंडक्टेंस है, G स्टार क्या है, ये भी सेल कांस्टेंट है। और पूछा है इन्होंने, तीसरी चीज इन्होंने क्या दी हुई है, दिस मोलर सोल्यूशन, है ना। तो आपको यहाँ पे दिस मोलर सोल्यूशन, अच्छा कंडक्ट सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी, अच्छा आपको कंडक्टिविटी मतलब कापा दे दी गई है 0.146 × 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको दी गई है। पूछा क्या है, सेल कांस्टेंट, तभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू कापा इंटू R। रख दो, क्या ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम, सिंपली 2 नंबर में आ जाएगा न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, लगाओ उसे। नेक्स्ट देखो, कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस, यानी कि कापा आपको दिया है, क्या दिया है, ये कापा दिया हुआ है। कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी, ये कॉन्सेंट्रेशन दी है, किस फॉर्म में दी है भाई, दिस इज मोलैरिटी। अब देखो यूनिट क्या दी है, सबसे पहला काम क्या करना है, यूनिट चेक करो, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, तो हमारा क्या फॉर्मूला यूज होगा, लैम्डा m इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। बस ये करना था आपको। इन दोनों स्लाइड से आपके 100% 2 मार्क्स सिक्योर हो जाने चाहिए इस चैप्टर से, जो आप कर सकते हैं बेटे। इसको ध्यान से करो, सिंपल है, पर थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, एक बार फॉर्मूलाज को दिमाग में रखना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन डू बेटर, ओके। चलो भाई, ये एक थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन का क्या मतलब आएगा तो 3 नंबर में आएगा, और ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। मैं भी इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ फास्ट वे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो 3 नंबर का भी आ जाता है, ओके। चलो भाई, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, फटाफट से करते हैं इसको। देखो ध्यान दो, बस रीडिंग ध्यान से करनी है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद दिस मोलर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन इज दिस। इन्होंने आपसे क्या दिया है, एक 0.1 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए जो रेजिस्टेंस दिया है वो दिया है आपको 100 ओम। मैं इसको A डाल देती हूँ, A सोल्यूशन। अब उन्होंने पूछा इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद दिस मोलर। अब सेम सेल है, लेकिन आपने कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेंज कर दी, कितनी कर दी है, यहाँ पे 0.02 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन लिया है। ये क्या है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन है बेटे, ठीक है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। पर ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन है सेकेंड की, B की। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, कैलकुलेट कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी, और अच्छा ओके, कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस। इसके लिए आपको निकालना है कापा और लैम्डा m। ये क्वेश्चन है बेटा, तो सिंपल ध्यान दो, है ना। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, तो ऐसे सिंपल आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो जनरली एक क्या करेंगे, आपको नॉन सॉल्यूशंस दे देंगे, है ना, एक नॉन सॉल्यूशन दे देंगे। और नॉन सॉल्यूशन से आपका क्या काम है, आपको इस केस में सिंपल क्या दिया हुआ है, इसमें इन्होंने भी नीचे यहाँ पे कंडक्टिविटी दे दी इसकी, क्योंकि जरूर देंगे वो, एक सोल्यूशन की आपको जरूर देंगे कंडक्टिविटी। उसका पर्पस क्या है भाई, उसका पर्पस सिंपल आपको यहाँ पे सेल कांस्टेंट निकालने का है, क्योंकि सेल कांस्टेंट चाहिए। दिस इज इक्वल टू कापा इंटू R। इससे आप क्या कर लेंगे बेटे, सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे, और सेल कांस्टेंट निकालने के बाद आपने अपना प्रॉपर फॉर्मूला यूज कर लेना है। कापा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट अपॉन में R। इसके लिए यहाँ पे क्या है, दूसरा आपका R लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये वाला R है, आपने पहले एक्सक्यूज मी जस्ट 1 मिनट, आपने पहले क्या किया, आपने बेटा पहले इससे क्या निकाल लिया, पहले वाले सोल्यूशन A सोल्यूशन से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ये दी हुई है, इससे आपने क्या कर लिया, सिंपली निकाला क्या, सेल कांस्टेंट, जो कि दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, और उस सेल कांस्टेंट को यहाँ पुट करके R आपको दूसरा दिया, इससे आपने कापा निकाल लिया, और कापा आ गया तो लैम्डा m इक्वल्स टू कापा इंटू, अब देखो भाई यूनिट क्या दी हुई है,
जो 1 में यूनिट दी थी वही यूज़ होगी, सीमेन पर मीटर। तो मेरा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, मोलैरिटी, नीचे क्या हो जाएगा 1000, दैट वुड बी आवर फॉर्मूला। ओके एवरीवन, समझ में आ गई बात है अच्छे से बेटे? तो ढंग से करोगे तो हो जाएगा ना, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो देखो पहला दिन है, आज तो आप थक के आए ना, आज तो आप आए हो, तो अब देखो रेस्ट भी हो गया ऑलरेडी आपका। ऐसा हमने इसीलिए आपको ये चैप्टर तभी दिया है जब आप आराम से रेस्ट कर चुके होगे और आपके पास इनफ टाइम है, तो बिल्कुल डरना नहीं है। आपने इसको अच्छे से 1-2 बार चेक करो, अगर नहीं आ रहा तो बार बार रिवाइज कर लो इसको, और उससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी, है ना। 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटा आप खुद करो और इन फॉर्मूलाज को बार बार लिख के देख लो, खत्म हो गई बात। करना तो पड़ेगा बेटा, नो एक्सक्यूज, है ना। और जिन बच्चों को तैयार है वो रिवाइज करें फटाफट से, और रिवाइज हो जाए फटाफट से उठा लो सैम्पल पेपर, फटाफट से उठाओ MCQs जहाँ से पढ़ते हो, NCERT है आपके पास, एग्जाम्पलर लगा लो, PYQs लगा लो, यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लो उसके बाद उसको फॉलो करना है, पहले से कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, आई वुड पुट हेयर स्टार मार्क। इस टॉपिक के लिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिया है, बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी, ध्यान से देखना, और बहुत ईजी है ना। मतलब ये ऐसा टॉपिक है, एक बार समझ लिया बच्चे छोड़ते हैं। देखती थी पहले बच्चे इसको छोड़ देते थे कि यार नहीं नहीं हम तो लास्ट इक्वेशन करेंगे, नहीं जरूरत है हमें करने की, लेकिन क्योंकि और में जनरली क्वेश्चन आता था। अब तो इसका वेटेज आपको पता है हाईएस्ट है, 9 मार्क्स का है। अगर ये क्वेश्चन मान लो उन्होंने MCQ में पूछ लिया इससे रिलेटेड, या 2 मार्कर में कहीं डाल दिया, तो यू हैव नो चॉइस, है ना। पहले बच्चे यही करते थे, ईदर नर्स्ट इक्वेशन, और ये 5 नंबर लगभग वेटेज होता था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो हमारे पास अदर चैप्टर्स भी होते थे। पर अब तो उन्होंने लिमिटेड कर दिया सिलेबस, तो बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें, तो इसलिए हम इग्नोर नहीं करेंगे। अभी आपने देखा ये जो हमने फॉर्मूलाज करे इसमें कितना समय लगा, फॉर्मूलाज बेस्ड है, इजीली आप कर पाए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या करना है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, और यहाँ देखो क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखना भाई, अच्छे से इसमें नोट डाउन करा है कि भाई ताकि आप इजीली पढ़ो और आपको समझ में आ जाए बात। ध्यान देना भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं सोल्यूशन में, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ पे चलो हमारा काम क्या है, हमें क्या देखना है, अगर मैं कंडक्टिविटी मेजर करूँ, कंडक्टिविटी थी क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी, हाईलाइट क्या हुआ है बेटा, इससे अच्छे से पढ़ लेना। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये कैसे डिफाइन कर दिया इन्होंने बेटे, ध्यान समझना, ध्यान समझना। G इक्वल्स टू कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या आया था, 1/r आया था आपका। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो G इक्वल्स टू क्या हो गया, हमने R को लिख, R का वैल्यू पुट की थी, रो इंटू L अपॉन में A आ गया था। और अगर मैं इसको और मॉडिफाई करूं तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था, क्या है आपका, ये क्या है आपका, सिंपली दिस इज इक्वल टू कापा इंटू A/L, ये हमारा फॉर्मूला आया। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी किसके बराबर है भाई, कंडक्टेंस के बराबर है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, किस कंडीशन में है ना, किस कंडीशन में ऐसा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1 है, तो जब एरिया भी तुम्हारा 1 होगा, लेंथ भी तुम्हारा 1 होगा, तभी तो वॉल्यूम 1 होगा, ये सुनो, तभी तो वॉल्यूम 1 होगा। तो बस बेटे ये टर्म अगर हमारी 1 हो गई तो इसके बराबर हो गई, ये डेफिनेशन है। अब एक चीज़ नोटिस करो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, वो आपको याद रखना है कि कंडक्टिविटी चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, दोनों के लिए वैल्यू क्या होती है आपकी, बेसिकली क्या होगी, ऑलवेज डिक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन। क्यों डिक्रीज करेगी, क्यों डिक्रीज करेगी, आप सुनो। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मेरे पास आयंस प्रेजेंट हैं, इनकी मोबिलिटी पे मेरी डिपेंड कर रही है क्या, कंडक्टिविटी। मैंने इसमें बहुत सारा पानी डाल दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगा भाई, ऑन डाइल्यूशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में आ रहे थे वो क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखो कंडक्टिविटी चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डिक्रीज करेगी ऑन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी ऑन डाइल्यूशन, रिमेंबर, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी में ध्यान से देखना आप, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है फॉर बोथ, अगर हम इसमें बात करें स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ध्यान दो भाई, उसमें डिक्रीज हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऐसे कैसे, जब कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज करी तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों नहीं डिक्रीज कर रही, वो क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि बेटे ध्यान दो, वहां पे हम क्या कह रहे हैं, आपके पास यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारी एक कंडीशन तो फिक्स है ना, क्या कंडीशन फिक्स है आपकी, आपको नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स रखने हैं, नंबर ऑफ आयंस आपको फिक्स रखने हैं। मेरे पास इतनी सी जगह है, मुझे नंबर ऑफ आयंस फिक्स रखने हैं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं डाइल्यूट भी करना चाहूँ तो सिंपल सी बात है, अगर हमें नंबर ऑफ आयंस फिक्स करने हैं और हमें डाइल्यूशन बढ़ाना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तभी वो कह रहे हैं वो यूनिट वॉल्यूम नहीं है, वो वी वॉल्यूम है, आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि उनके बीच में नंबर, अगर हम देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो डाइल्यूशन कैसे होगा, वॉल्यूम तो होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको यही डिफरेंस बताऊंगी, कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस के बराबर होता है, मोलर कंडक्टिविटी वी वॉल्यूम की कंडक्टेंस के बराबर होता है। और अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो सिंस इस केस में क्यों ये इंक्रीज करता है डाइल्यूशन पे, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो मॉलिक्यूल और फास्ट मूव करेंगे, और फास्ट मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। आपने केवल दो चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है बेटे, सबसे अच्छे से ध्यान रखना, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। क्या चीज, क्या दो चीज, पहले मैं आपको यहाँ पे समअप कर देती हूँ। आपने केवल दिमाग में रखना, कापा कापा डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, पहले ये याद रखो, कापा डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन एंड लैम्डा एम इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। पहले तो अपना कंसेप्ट ही डेवलप करो, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। कापा डिक्रीज करेगा डाइल्यूशन पे, लैम्डा एम इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन पे, राइट। ये बात अगर क्लियर हो गई है, लेट्स मूव अहेड। और यहां से पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है दोनों का। अगर हम बात करें तो उसमें तो तुम्हारे चाहे दोनों थे, दोनों का सेम बिहेवियर था, क्यों डिक्रीज हो रहा है। अब लेकिन अब ये देखा गया कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो इनका बिहेवियर कैसे होता है। तो बेटे ध्यान देना भाई, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा, जस्ट वेट, ठीक है। देखो ध्यान देना भाई, क्या देखना है आपको यहाँ पे, क्या देखना है आपको, सिंपली अगर हम सिंपली देखें, ये मेरे पास ग्राफ है, यहीं से क्वेश्चन आता है भाई, ये ग्राफ है हमारा, और इसको इसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमें दी थी, यहाँ पे इसमें दिया होगा, एक मिनट मैं दिखा देती हूँ अगर है तो, ठीक है, ओके। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारे पास इसके बारे में बात हुई थी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, डिबाय ऑन सेगर इक्वेशन, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, ये इक्वेशन होती है। दिस इज नोन एज डिबाय ऑन सेगर इक्वेशन। कई चीजें यहाँ पे ध्यान देने की है बेटा। ये ए क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन है। ये लैम्डा एम हमारा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। एंड दिस इज व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी हम करेंगे इसके बारे में बात डिटेल में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अलग रख देती हूँ। एक मैंने वर्ड लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसमें, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेट अस अंडरस्टैंड क्या होता है। देखो सिंपली, अभी यहाँ पे आप इस ग्राफ को देखो ध्यान से। KCl आपका कैसा इलेक्ट्रोलाइट है भाई, KCl आपका एक ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये जो आपका CH3COH है आपका, ये एक कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों के ग्राफ अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, आप चेक करो।
इस केस में आप देख रहे हैं स्टीडी इंक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन बढ़ने पे। कैसे पता चल रहा है भाई? कॉन्सेंट्रेशन उधर को बढ़ रही है बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन इधर को क्या हो रही है? कम हो रही है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है इधर को। अगर मैं यहाँ को आ रही हूँ इधर को, तो क्या हो रहा है? जीरो की तरफ आ रहा है। आप 0.4 था, 0.2 हो गया, फिर जीरो हो गया। तो आप देखो इस ग्राफ को देखो, इसके लिए केसेस समझो, इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या हो रही है? स्टीडी सिंपल वे में डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टीप इंक्रीज हो रहा है, स्टीप इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक सोल्यूशन है ना, उसकी कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ गई, अगर तुमसे कोई कहे अगर हमने डाइल्यूशन किया और एकदम से बढ़ गई, एकदम से बढ़ गई, तो समझ जाओ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है वो? वीक है। अगर वो कह रहे हैं स्टीडी इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगा? वो स्ट्रॉन्ग है। पहली बात ये समझ जाओ, आजकल क्वेश्चन ऐसे बना के आ रहे हैं, वो कहते हैं एक सोल्यूशन ए है एक बी है, ए में हमने डाइल्यूशन किया तो वो अचानक से एकदम बढ़ गया है, और बी है वो धीरे 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 बढ़ रहा है। तो कौन सा किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करेगा? तो पहली चीज आपको यही याद रखनी है। क्या याद करनी है बेटा? आपको सिंपली याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें क्या होता है, डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी स्टीडली इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है बेटा? वहाँ पे स्टीप इंक्रीज होता है ना। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे, इस इक्वेशन को हम फिर से लेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखो भाई, इसमें यहाँ ये चीज़ दी हुई है कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? आयंस का डिक्रीज हो जाता है, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए वो इंक्रीज करती है। लेकिन जब वो बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते ये जो कंडीशन आ गई, इसमें क्या हो गया? ये कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? लैम्डा एम नॉट। और दिस लैम्डा एम नॉट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखो भाई, ये हमारा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। चलो भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोनों में आपने यही ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग में क्या हो रहा है, वीक में क्या हो रहा है, दोनों बिहेवियर्स को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलो भाई, अब यहाँ पे आता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा यहाँ पे आता है कोहलरॉश लॉ, है ना। कोहलरॉश लॉ की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली कोहलरॉश लॉ की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सिंपल आपको ये लॉ याद करना है बेटा। इस वाले पॉइंट को जस्ट 1 मिनट आई विल कवर हेयर, ठीक है। ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है हमारा, ये तो हमारा ये जो पॉइंट है, ये अभी मैंने इक्वेशन जो बताई है वही चीज डिस्कस की हुई, इसे ध्यान से देख लेना, इसी के बारे में बताया हुआ है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी आपसे रिलेटेड है भाई, यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ मैं। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ? अभी मैंने आपको बताया लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ए क्या है आपका कांस्टेंट है, सी क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन, हाफ है सी की पावर। अब सुनना भाई, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आया हुआ है, इस बार के सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर for a given solvent and temperature depends on the type of electrolyte। ध्यान दो, अभी आया हुआ है सैंपल पेपर में भी इस साल के में, तो इसीलिए ध्यान देने की जरूरत है इस वाले पॉइंट पे, पेपर में क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन सकता है। तो ये कह रहे हैं वैसे तो एक कांस्टेंट होता है, लेकिन आपके डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, NaCl, CaCl2, है ना, MgSO4, डिफरेंट टाइप से क्या मतलब है भाई बेटे, क्या मतलब है इससे? अब इस पे कितना चार्ज है, +1+1, तो इसे कहते हैं 1-1 टाइप, +1 इस पे -1, तो दिस इज 1-1 टाइप। ये क्या हो जाएगा, इस पे +2 है तो ये 2-1 टाइप हो गया। इसको क्या कहेंगे अब, इस पे भी 2, इस पे भी 2, 2-2 टाइप। ये इस तरह से कहने का मतलब है। तो ए की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लिए कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, इसीलिए इसको कहते हैं बेसिकली हम लोग कांस्टेंट, क्योंकि ए की वैल्यू फिक्स है, किसी एक भी पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए बिल्कुल फिक्स होगी, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या पूछा है, लेकिन डिफरेंट के लिए क्या होती है, ये डिफरेंट वैल्यू होती है। रिमेंबर, डिफरेंट के लिए वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ दी हुई है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, charges on the cation anion produced on dissociation of the electrolyte in the solution. Thus NaCl, CaCl2, MgSO4 are known as 1-1, 2-1 and 2-2 type electrolyte respectively. All electrolytes of a particular type have same value for A. क्या याद रखना है बेटा? अब आपसे मैं कहूँ इनके लिए सेम है तो गलत है, एक पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जस्ट ये चीज ध्यान रखो और ये इनफ है आपके लिए, और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। चलो हम देख लेते हैं कोहलरॉश लॉ क्या कहता है। कोहलरॉश लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इसी का तो पार्ट है ये। इसमें बेटे क्या करना है आपको, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकालने लगे इनफिनाइट डाइल्यूशन में, मैं यहाँ पे डायरेक्ट समझा रही हूँ आपको,
मान लो आपको लैम्डा एम नॉट NaCl की निकालनी है, तो कोहलरॉस लॉ कहता है ये इसकी सम होता है जो इंडिविजुअल कैटायन जो भी प्रोड्यूस होंगे और इंडिविजुअल एनायन जो भी प्रोड्यूस होंगे उसके सम के बराबर होता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है तो आपको सिंपल ये कंसेप्ट याद रखना है। फॉर्मूला सिंपल, अगर आपको ये दे दी जाए ये दी जाए आपको निकाल दी, कोहलरॉस लॉ याद रखो, बिल्कुल आता है। द सम ऑफ ये बिल्कुल पासिंग मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। जो बच्चे पासिंग मार्क्स को फोर्स वो कर रहे हैं कि भाई पासिंग मार्क्स में उन्हें जाना है, तो बिल्कुल एक एक चैप्टर को, अगर तुम 4 चैप्टर कर रहे हो उन्हें थॉरो करो, उसमें एक्सक्यूज नहीं बनाना कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं। कॉन्फिडेंस बच्चे का तब तक नहीं बनता जब तक वो पूरी तरह से अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं करेगा। वो कैसे होगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? एटलीस्ट आपने 4 चैप्टर करें पर आपने थॉरो करें, अदर चैप्टर के आपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करें, तो आप पासिंग मार्क्स सिक्योर करोगे। और जो बच्चे फुल कर रहे हैं देखो उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, सब कुछ पढ़ना है बेटा। पेपर अप्लाइड ही आएगा। आपने फिजिक्स का पेपर दे दिया है, अंडरस्टूड था, पता है, प्रेडिक्टेड है, पेपर अप्लाइड होगा। बार बार CBSE बोल रहे हैं, अगर स्टिल हम नहीं फोकस करेंगे तो कैसे बनेगी बात? क्योंकि वो तो आपको पूरा साल टाइम देता है ना। अब हम इसे जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास समय नहीं था आपके पास समय है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा और अच्छे से करो। अभी भी स्टिल वी हैव टाइम, 2 दिन में भी काम हो सकता है, 3 दिन में भी, लेकिन अब कोई एक्सक्यूज नहीं। आज 21 से हमें खत्म करना है, ठीक है। चलो भाई, तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं कि अगर आपसे इन्फिनाइट कंडीशन में कोई कहे तो आपने सिंपली इसको करना है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है बेटा। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन होता है। अब सुनो भाई, यहाँ से आपके फॉर्मूलाज बनेंगे, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। अगर तुमसे कहा जाए इसका एप्लीकेशन क्या है, हम लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका क्या मतलब है, C∝² क्या होता है। तो बेटा इस केस में आप ध्यान दो, हम करते हैं अभी ये क्वेश्चन। आपने क्या याद रखना है, देखो सिंपली लैम्डा एम नॉट इक्वल्स टू, अगर हमने कोई भी कैटायन आयन ले लिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ कैटायन इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ कैटायन, जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसकी कंडक्टिविटी, प्लस नंबर ऑफ एनायन इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ एनायन। ये इसके बराबर हो जाएगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके बराबर हो जाएगी। जैसे मान लो मैं एग्जाम से आपसे कहूँ कि आपको लैम्डा एम नॉट किसकी निकालनी है, MgSO4 की निकालनी है, तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 प्लस एक एक आयन ही तो देगा भाई ये, जब एक एक देगा तो एक एक ले लेंगे, SO4 2 माइनस, खत्म हो गई बात, वैल्यू दी जाएगी आपको, पुट कर, बिल्कुल स्कोरिंग है, 100% नंबर उठा सकते हो बच्चे। मान लो मैंने कहा लैम्डा नॉट ऑफ CaCl2 निकालनी है, तो क्या करेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। अब ये तो ध्यान दे लेना बेटा, इसमें 2 आयन देगा ये, अब ये 2 आयन देगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक आयन था तो 1 से कर लिया आपने, ठीक है। तो फॉर्मुलाज बेस्ड है, पहला वाला एप्लीकेशन आपका समझ में आ गया। दूसरा कह रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट, ये फॉर्मूला यूज करना है। लैम्डा एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कापा बाई सी करके, और सी नहीं दिया है आपको, मोलैरिटी दी जाएगी, तो मोलैरिटी मान के चलते हैं हम लोग, इसकी यूनिट किस में है, सीमेन मीटर इनवर्स में है, तो नीचे 1000 करेंगे, विल यूज दिस फॉर्मूला और लैम्डा निकाल लेंगे। अब कोई कहे कापा कैसे निकालना है, कापा के क्या होता है, इक्वल्स टू, कापा का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, कापा इक्वल्स टू आपने सिंपली पढ़ा हुआ था, कौन सा फॉर्मूला है, रिकॉल कर पा रहे हैं, कापा हम कैसे निकालते हैं, तो कापा निकालने को आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। हमारा जो सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट वैसे दिया जाएगा आपको इतने लंबे में, डिवाइडेड बाई आर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये सिंपल 3-4 फॉर्मूलाज करो, ये टॉपिक डन हो गया, और सच में इंपॉर्टेंट है, इससे आप स्कोर कर सकते हैं। बस ये फॉर्मूलाज का एक चार्ट बना के उसमें लिख के देखो, ये कोहलरॉस लॉ को डील कर रहा है। एक मैंने यहाँ पे एक चीज और बताई है जो डिबाय-हुनसेकर इक्वेशन है, वो क्या कह रही है, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी की पावर हाफ लिखो या अंडर रूट सी लिखो। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टर्म्स है ना, ये कौन कौन से टर्म्स है इसे पता करो। सी क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ए क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है, इजीली इसको आप वो कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है बेटे। अब देखो कैसे फॉर्मूलाज पूछे जाएंगे, क्या आएगा इसमें, सिंपल कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर CaCl2 MgSO4, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, आपको ऐसे वैल्यूज दी जाएगी तो यू कैन इजीली डू इट, होपफुली कर लेंगे आप। अब ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार फटाफट से। लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl HCl सबका दे दिया, उन्होंने पूछा है कैलकुलेट लैम्डा नॉट ऑफ HAC। भाई बेटे ध्यान दो, आपको उन्होंने पूछा है लैम्डा एम नॉट ऑफ HAC निकालना है,
आपने क्या करना है बेटे, आप इसमें देखो H कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें H है, कहाँ दिखाई दे रहा है, AC दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे NaCl, दोनों चीज इसमें भी प्रेजेंट है। आपने क्या करना है, जो दोनों में आपको आयंस दिख रहे हैं ना, जो दोनों, उन्हें ऐड करो और इसे सब्ट्रैक्ट करो। मैं कैसे लिखूंगी, लैम्डा m नॉट ऑफ व्हाट वुड बी हियर, ये क्या हो गया HCl प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ क्या हो गया ये आपका NaAC माइनस लैम्डा m नॉट ऑफ HCl हो गया NaCl। ये हम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सेम चीज आ जाएगी। बस ट्रिक सीखो, सिंपल सी बात है, अगर आप इसे खोलोगे तो अपने आप यही आयंस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिंपली आपने क्या देखना है, जो पूछा गया है उसको देखो क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, HAC पूछा है तो H को लो, AC को लो, दोनों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। जस्ट रिमेंबर दैट, ध्यान देना भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर 100% आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो भाई, तो विद दिस अगर हम देखें सिंपली, लेट्स हैव अ समरी ऑफ दिस सेकेंड पार्ट। इसमें हमने क्या देखा, हमने R देखा, हमने G किया, R हमने जो भी किया सिंपली R इक्वल्स टू रो L/A किया, G इक्वल्स टू 1/R किया। फॉर्मूला ऐसे करके लिख के देखना बेटे, 1/R, अगर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो 1/रो, नीचे क्या आ गया L, ऊपर आ गया A। इस पूरे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, कापा इंटू A/L, या फिर हम यहाँ से फॉर्मूला निकाल देंगे, कापा इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A, या फिर हम कह सकते हैं कापा इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन में R। ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला याद रखो बस। कापा कैसे निकालेंगे, सेल कांस्टेंट ढूंढो, कहाँ है सेल कांस्टेंट ढूंढो, उसे सेल कांस्टेंट मिल जाए, R मिल जाए, कापा आ गया। अब कापा आ गया तो लैम्डा m आ गया भाई, लैम्डा m कैसे निकालेंगे, कापा अपॉन में, बस ये ध्यान दे लेना इसकी यूनिट क्या है, मोलैरिटी। मैं ये मान के चल रही हूँ जैसे सीमेन मीटर इनवर्स, तो मैं नीचे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब लैम्डा m आ गया, लैम्डा m नॉट निकाल लेंगे, लैम्डा m नॉट आ गया तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अल्फा लैम्डा m अपॉन में लैम्डा m नॉट करके, और वो जो थर्ड एप्लीकेशन थी Ka, तो K कैसे निकालते हैं, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। 3 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो भी आप इजिली इन फॉर्मूला से कर सकते हैं। बाकी आपने वेरिएशन याद रखना है। व्हाट इज द वेरिएशन, इसमें आपने क्या देखा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बिहेवियर KCl होता है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो आपका इस तरह का बिहेवियर आएगा जो आगे जाके मिल जाएगा, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बिहेवियर कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे स्टीप इंक्रीज हो जाता है। तो ये किसका केस मान सकते हैं हम, CH3COH का। किस में ग्राफ खींचते हो, लैम्डा m वर्सेस अंडर रूट C में, और यहीं से तुम्हारी वो इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है, बार बार मैं कह रही हूँ, इसे फोकस करना, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट माइनस A अंडर रूट C। ठीक है बेटे, ये हो गई डेबाय-वॉनसेकर इक्वेशन। तो ये सेकंड पार्ट आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस आता है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या आ गया बेटा, ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें कुछ चीजें अलग है ना, जैसे हमने वहां क्या पढ़ा था, एनोड कैसा था, नेगेटिव, कैथोड कैसा था, पॉजिटिव। यहाँ पे बेटा पॉजिटिव, एनोड जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। याद रखना बस यही चीज। इसमें नो सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती। बस ये पॉइंट्स क्लियर है, अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, हमें आगे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फैराडेज लॉ। फैराडे के 2 लॉ हमें पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। तो फैराडेज लॉ क्या कहते हैं, इसे देख लेते हैं। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में 2 लॉ आते हैं। पहला लॉ क्या कह रहा है, देखो इसमें सुनो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था, उसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रही थी, और उस केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे थे। यहाँ पे उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना। तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जो प्रोसेस खुद नहीं हो रही, नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसे स्पॉन्टेनियस बनाना है। तो ये अपोजिट है उससे। तो इस केस में क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे फिर हम काम कराएंगे। उस केस में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, कोई केमिकल रिएक्शन होती, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काम हो रहा था। गेटिंग माय पॉइंट, ये उल्टा है। तो सिंपली आप देखो, तो अगर मैं फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात करूं, ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम किसी में बात करें,
आप देखो इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो ना, मास डिपॉजिटेड ये क्या मतलब है। आपने देखा था ना कैथोड पे डिपोजिशन हो रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एनोड डिजोल्व हो रहा था, तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स पे कितना मास डिजोल्व हो रहा है या कितना डिसोल्यूशन हो रहा है। अभी इसका समय नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की, पर आपने क्या समझना है यहाँ पे बेटे, आपने यहाँ पे क्या समझना है, सिंपल, जस्ट 1 मिनट, आपने क्या समझना है यहाँ पे, आपने देखना है कि यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या लॉ है। ये कह रहा है अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं आप, या फिर सिंपल से कितना डिपॉजिट होगा, तो अमाउंट डिपॉजिट किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू। तो यहाँ से तुम्हारा एक सिंपल फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, M = ZI × T, बस इस फॉर्मूले को याद रखो, M = ZIT। अब M = में Z क्या है भाई, Z = क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली देखें तो दिस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500, ये बराबर होता है इसके मेटल के, जो भी मेटल लेंगे उसके इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 के बराबर होता है। अगर ये फॉर्मूला याद है बस डन हो गया काम, अभी यही याद रखना है, M = ZIT याद रखो, Z क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में दिस। अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई हमें इक्विवेलेंट वेट नहीं पता, मैं उसके लिए भी बता रही हूँ, एटॉमिक वेट दिया जाएगा आपको, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर देंगे, उसके ऊपर जो भी चार्ज है, जो भी मेटल पे चार्ज होता है वो ले लेंगे, है ना, जो भी उसकी वैलेंसी है, वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं वैलेंसी, पर मैं भी आपको बता रही हूँ जो भी मेटल है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही होगा। जैसे Cu के लिए क्या होगा, Cu2+ होता है, Ag क्या होता है, प्लस होता है, तो Ag के ऊपर 1 होगा, तो ऐसे निकलेगा। अब देखो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। ये Ni ये इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, अब इन्होंने कहा 5 एम्पियर की करंट पास हो रही है इतने मिनट्स के लिए, तो दिया जाएगा भाई आपको, I दिया है 5 एम्पियर, टाइम दिया है कितना 20 मिनट्स, इसको सेकेंड में बदल लेना भाई, 20 मिनट्स दिया हुआ है। अब कह रहे हैं व्हाट मास इज डिपॉजिटेड, निकल का आपको एटॉमिक मास दिया जाएगा, वैसे भी मैं अप्रॉक्सीमेट लेती हूँ 59 होता है इसका, तो सिंपल M = क्या हो जाएगा, Z क्या रखे हम लोग, Z इसका मास अपॉन में Ni किस फॉर्म में होता है, Ni2+ फॉर्म में रहता है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × 96500, और ऊपर क्या कर देंगे हम लोग 5 × 20 × 60, क्योंकि सेकंड्स में लेना है, और आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है ना बेटे, तो ये कर लेना। नेक्स्ट सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ कहता है कि अगर मैं मेरे पास A B C 3 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, और तीनों इलेक्ट्रोड्स पे अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ, आई विल टेक हियर Q, अगर मैं सेम क्वांटिटी ऑफ हीट दूं इसको, तो किस चीज पे डिपेंड करेगा, मास डिपोजिशन, है ना, कितना मास डिपॉजिट हुआ किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो बेटा इस केस में क्या होता है, जो मास होता है ना डिपॉजिट या जो भी, वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, W is directly proportional to their chemical equivalent weight, सिंपल W is directly proportional to E, W से कंफ्यूज मत हो ना, ये M की तरह मास ही है, ठीक है, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, अभी हमने देखा था, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना लेंगे, W1 अपॉन में E1 इक्वल्स टू W2 अपॉन में E2 अपॉन इक्वल्स टू W3 अपॉन में E3। इस तरह से किसी भी दो को यूज करके आप निकाल सकते हो, आपको इक्विवेलेंट वेट तो सबके पता ही है, एक का मास दिया जाएगा, दूसरे का पूछेंगे, इसका निकाल लिया फिर इसका निकाल लो, यू कैन डू दैट। तो इस तरह से आपको करना है। एक ही क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी में गिवन है, इसको एक बार ट्राई करो, है ना। अगर नहीं आएगा तो जब हमारा लाइव सेशन होगा, जो कि आपको वो जो स्ट्रैटेजी वीडियो दी गई है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स में, मैं जो आपने देखी नहीं है तो देख लेना प्लीज़, क्योंकि उसमें आपको बताया गया है कि व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, है ना, किस तरह से हम अगले स्टेप पे जाने वाले हैं। तो आपने ये वीडियो अच्छे से करनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए उसको फॉलो करो, और डेफिनेटली अपने स्कोर को बूस्ट करो, ठीक है। चलो भाई, अब ये देखो नेक्स्ट चीज़ आ गई आपकी, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये थोड़ा सा इसमें ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं बेटे, अभी हम इस पर इतना नहीं सोच सकते। चलो एनीवे, ये क्या है भाई, यहाँ से ये दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक है ये, दिस इज प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये 2 स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं, 100% अगर पेपर यहाँ से आता है, ये टॉपिक वो पिक करते हैं और आता है आजकल, तो आपकी इन 2 स्लाइड से काम चल जाना है, 2 स्लाइड से आपका ये काम चल जाना है। आपने कंसेप्ट सीख के इसको अप्लाई करना है। करना क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें हम लोग, थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया है, जस्ट 1 मिनट, आई करेक्ट इट।
ओके, कोई नहीं, पीडीएफ जो आपको मिलेगा ना चैनल पे वो बिल्कुल आपको ठीक मिलेगा। ये थोड़ा सा पीपीटी फॉर्म में थोड़ा चेंज हो गया है, कोई इश्यूज़ नहीं है, ये मैं करेक्ट करा ही रही हूँ। जो पीडीएफ फॉर्म आएगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें एक जगह पे मिलेंगी, नो नीड टू वरी फॉर दैट। ओके, देखो, तो जब भी हम प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालते हैं बेटा, तो उस केस में क्या करना होता है, यहाँ पे देखो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहली चीज़, ये इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे। कौन सा इलेक्ट्रोड लिया इस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, हमने किस तरह का लिया है, हमने मॉल्टन स्टेट में लिया है, एक्वस स्टेट में लिया है। अगर वहां पे मॉल्टन है और एक्वस है, तो अगर यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन है, तो एक्वस सोल्यूशन अगर आ गया आपका, तो बेटा आपको पता होना चाहिए H+ और OH- आयन भी वहां पे आ गए सोल्यूशन में। तो इनमें, और जो आप ले रहे हैं, जैसे पहला केस है आपका AgNO3, तो अगर मैं फर्स्ट केस लूं AgNO3, तो AgNO3 से कौन से आयन आ रहे हैं? Ag+ और नाइट्रेट आयन। अब जो H+ आयन है उसमें और Ag+ में कंपटीशन हो जाएगा, और नाइट्रेट आयन है और जो OH- आयन है इनमें कंपटीशन हो जाएगा कि कौन सा आयन हमारा डिस्चार्ज होगा, कहाँ पे, कैथोड पे कौन सा होगा, एनोड पे कौन सा होगा। सिंपल सा कंसेप्ट इसका ये होता है, मैं 1 मिनट आपको कंसेप्ट बताऊंगी यहाँ पे, कि जो हमारा कैथोड होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, हायर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो आपका कैथोड पे बेसिकली डिस्चार्ज होगा। जिसका क्या होगा, हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो कैथोड पे डिस्चार्ज होगा। और जो एनोड पे कौन सा बेसिकली आयन डिस्चार्ज होगा, वो होगा जिसका लोअर, अगर हम बात करें लोअर जिसका होगा, वो हमारा, हम बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे सिंपली, तो उसमें हम लोअर पोटेंशियल की बात करते हैं। अब इसमें देखो होता क्या है, जनरली ये तो हमारा कैथोड वाला केस हो गया। तब इसमें देखो, मान लो मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन लिया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास Ag+ आयन और H+ आयन दोनों में कॉम्पिटिशन है। अब इस स्लाइड को याद करना बेटा, अभी इतना समय नहीं है। Ag और H में से दोनों कॉम्पिटिशन है। क्यों Ag बन रहा है यहाँ पे? क्योंकि Ag का पोटेंशियल होता है 0.80 वोल्ट। ये जब आप पढ़ते हैं पूरे चैप्टर को आपको बार बार बताया जाता है, इसलिए आपको याद भी होता है। तो जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड पे आएगा। एक्सक्यूज मी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे नाइट्रेट आयन लिखा हुआ है NO3-। द Ag एनोड इज अटैक्ड बाई नाइट्रेट आयन, देयरफॉर सिल्वर इलेक्ट्रोड एट एनोड डिसॉल्व। जब तुम्हारा ये देखो, सिंस यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोड कैसा लिया है, सिल्वर। दो केस देखो, पहले वाले में सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया है, दूसरे में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है। सिल्वर एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो दोनों में प्रोडक्ट बदल जाएंगे। सेम चीज है, देखो एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, दूसरे में लिया है एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। याद करो समझ के, डिफरेंस देखो। आपने सबसे पहले चेक करना है कि वो क्या दे रहे हैं, क्या वो आपको सेम इलेक्ट्रोड दे रहे हैं या डिफरेंट दे रहे हैं। अगर वो सेम इलेक्ट्रोड दे रहे हैं तो नो नीड टू वरी, एनोड पे भी वही आयन, कैथोड पे भी वही आयन, क्योंकि हाइड्रोजन देंगे एक्वस में, जनरली वो ऐसा आयन देते हैं, वो चेक कर लेना एक बार। लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। कैथोड पे आपने क्या देखना है, जिसका ज्यादा होगा हाइड्रोजन से वो होगा, और एनोड पे आपको क्या देखना है, जब एनोड पे बात करोगे तो देखो किस तरह का इलेक्ट्रोड है। तो इसको पढ़ लेना बेटा। कैथोड पे हमारा सेम ही बन रहा है, एनोड पे सिंस यहाँ पे क्या है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो अभी अटैक नहीं करेगा, और अटैक नहीं करेगा तो प्रेफरेंसली O2 ही बनेगा यहाँ पे। इस केस में यहाँ पे बेटे O2 ही बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दे लेना, इसको अच्छे से याद कर लो, हो सकता है आप अच्छे नंबर यहाँ से ला सकें। देखो भाई, दिस इज H2O8 2-, ठीक है। कैथोड पे क्या हो रहा है, H+ ही होगा, क्योंकि देखो जब तुम डाइल्यूट H2SO4 यूज करोगे, डाइल्यूट H2SO4 हम यूज करेंगे तो कोई आयन है ही नहीं पॉजिटिव में, खाली H+ ही है, तो नो कॉम्पिटिशन ऑफ अदर आयन। ये थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 को प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से करेंगे तो क्या होगा। ध्यान देना, डाइल्यूट सोल्यूशन पेपर में कॉम्पिटिटिव में भी आता है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अब तुमने कैथोड पे लिया तो तुम्हारा ये H+ बन गया, एनोड पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम एनोड पे करेंगे तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो गया। दो केसेस यहाँ दिखाए गए हैं, एक केस में O2 निकल रही है एनोड पे, और एक केस में यहाँ पे ये बेसिकली एक आयन है H2O8 2-, है ना, बेसिकली पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन है ये। तो कौन सी रिएक्शन होगी, ईदर दिस और दिस, इन दोनों को रिएक्शन को यहाँ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है।
अगर डाइल्यूट H2SO4 होता है तो ये रिएक्शन होगी, मतलब O2 लिबरेट होगी कहाँ पे, एनोड पे। कैथोड पे तो कोई इश्यूज है ही नहीं, ऑलवेज हाइड्रोजन। एनोड पे कब कौन सी गैस होगी, अगर डाइल्यूट है तो हम ये वाली रिएक्शन देंगे, अगर आपकी बेसिकली कौन सी है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो तुम्हारी ये नीचे वाली रिएक्शन होगी। लिखा हुआ है वही नीचे, मैं इसको स्टार मार्क लगा रही हूँ, आ सकता है पेपर में, आ सकता है पेपर में, याद रख लेना। बस दो ही चीज़ें हैं। देखो मैं इसको हटा के दिखा देती हूँ आपको, सिंपली देखो व्हाट आई एम सेइंग। आई मीन टू से फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फर्स्ट रिएक्शन आएगी जिसमें O2 बनेगा, बट फॉर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंड रिएक्शन आएगी जिसमें आपका क्या होगा, ये वाला आयन बनेगा। कॉम्पिटिशन में बहुत आता है, इसको ठीक करेंगे, कर लेना भाई। यहाँ पे H2O8 2 माइनस है, रिमेंबर, बस ये डन। इतनी सी चीज़ याद करनी है और बिल्कुल स्कोर हो जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव में भी आता है, CBSE में तो करना ही करना है। चलो अब जैसे यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्या दिया था उन्होंने, यहाँ पे इससे पहले वाले में इन्होंने फोर्थ में दिया है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। लेट अस अंडरस्टैंड। देखो भाई अब Cu है तो Cu और H+ में कॉम्पिटिशन होता है तो Cu है, इसका कितना होता है 0.34 वोल्ट, हाइड्रोजन का कितना होता है 0 वोल्ट, तो हमेशा यही प्रेफर्ड होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कैथोड कोई कंफ्यूजिंग नहीं होता। अब यहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रख लेना, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को देखूं तो देखो Cl का पोटेंशियल कितना है 1 पॉइंट, हमने पूछा है ना, जो हाइयर होता है वो हमारा होता है। अगर हम लोग देखें जो हमारा कैथोड होता है, अगर हम एनोड पे देखेंगे तो हमारा क्या होता है, एट एनोड रिएक्शन विद अ लोअर वैल्यू इज E0 इज प्रेफर्ड। जनरली अगर हम कैथोड की बात, जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम बेसिकली एनोड की बात करते हैं तो लोअर E0, जैसे कैथोड पे हाइयर E0 था, यहाँ पे लोअर E0 देखा जाता है, तो लोअर E0 यहाँ पे प्रेफर्ड होता है। अगर हम लोअर E0 की बात कर रहे हैं, वो हमारा प्रेफर हो रहा है, तो इस कंसेप्ट को हम सीखेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, O2 बनना चाहिए। लोअर किसका है, O2 का है। पर यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है ओवर पोटेंशियल का। बेटे जो बच्चे 70 आउट ऑफ 70 का प्लान कर रहे हैं, इन ट्रिकी क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान रख लेना। यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन आप जैसे बच्चों को होता है, जो बिल्कुल 100% कहते हैं कि भी हमारी तैयारी है। तो आपके लिए ये वाला पॉइंट बिल्कुल स्पेसिफिक है। जस्ट रिमेंबर दिस स्लाइड, समझो इसे। इसमें क्या करना है, ध्यान दे लेना कि अगर उन्होंने CuCl2 का केस लिया हुआ है तो आपको एनोड पे Cl2 दिखानी है। हालांकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, ज़्यादा है Cl2 का, और लोअर वाला प्रेफर होता है एनोड पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट लगता है, इस वजह से ऐसा होता है। और अगर तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड का केस दिया जाए तो आपको याद रखना है कि दो केसेस होते हैं, एक डाइल्यूट का और एक कॉन्सेंट्रेटेड का। डाइल्यूट के केस में क्या होगा, हमारा फर्स्ट रिएक्शन प्रेफर होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड केस में हमारा सेकेंड रिएक्शन प्रेफर होता है। ठीक है बेटे, ध्यान रखो इस चीज़ को, और ये हो जाएगा, कोई इतना नहीं है कि आप नहीं कर सकते। चलो भाई, इसके बाद लास्ट टॉपिक थ्योरेटिकल है, पर आजकल आ रहा है, पहले नहीं आता था। ऑलरेडी इसमें 5 मार्क्स का चैप्टर होता था, तो उसके इसमें इतना नहीं पूछते थे, कभी 1 नंबर 2 नंबर में आ गया। लेकिन बैटरीज अब इम्पॉर्टेंट है, और बैटरीज आपको जरूर से करना है। तो बैटरीज को देखते हैं हम लोग। तो बैटरीज में क्या है बेटा, फटाफट से देखेंगे। इसमें थ्योरी है, आपने करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 तरह की बैटरीज होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज में क्या होगा बेटा, आपको याद रखना है, जो हमारी एक बार ही यूज हो सकती है, दोबारा डेड हो जाएंगी। जैसे हमारे नॉर्मल सेल होते हैं, जो हमारे निप्पो वगैरह के सेल आते हैं, जो हमारे बेसिकली वॉचेस में इनमें डलते हैं, वो क्या होते हैं, वो वंस यूज होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये प्राइमरी, हमारा नॉर्मल वॉचेस की बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी बैटरीज होती है, मतलब जिसको हम केवल एक बार यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरी हमारी जो होती है रिचार्जेबल होती है। तो बस ये पढ़ लेना, ये बेसिक सी चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे ड्राई सेल, मर्करी सेल दिया हुआ है। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ, पढ़ना है बिल्कुल 100%, आजकल आ रहा है पेपर में। ड्राई सेल, मर्करी सेल की अगर मैं बात करूँ तो ड्राई सेल क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लेक्लांचे सेल है। थ्योरी में दिया हुआ है सारी कुछ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एनोड क्या होता है, जिंक का एनोड होता है, कार्बन ग्रेफाइट रॉड का कैथोड होता है। आपने अभी पढ़ा था, सबसे पहले बेसिक क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था Zn एनोड होता है, और क्या होता है, कॉपर का कैथोड होता है। बेसिक गैल्वेनिक सेल में हमने ये पढ़ा हुआ है। थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन है, इस तरह एक टेबल बनाओ और उसे कर डालो कि जिंक, इसमें कंटेनर जिंक का ही होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कॉपर की जगह क्या आ जाता है, कार्बन ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय MnO2। ये हमारा क्या हो जाता है, एंड कार्बन एज अ कैथोड। आप सिंपली इसको ऐसे करके कर सकते हैं बेटे। देखो जिंक का ही आपका एनोड है, पर यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन रॉड्स सराउंडेड बाय MnO2 एंड कार्बन। ये हमारी कार्बन की रॉड्स हैं जो सराउंडेड होती हैं इसके थ्रू।
ये हमारा कैथोड होता है और ये हमारा एनोड होता है, सिंपली ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो क्या लेते हैं, मॉइस्ट NH4Cl। बेसिक रिएक्शंस दी हुई हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वैसे होता है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे बहुत कुछ बनता है, लेकिन अभी आपको क्या समझना है, तो ये MnO2 है आपका, सिंपल रिएक्शंस दी हुई हैं। अमोनिया, इस कॉम्प्लेक्स में जो अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स बना लेती है Zn के साथ। सेल पोटेंशियल इससे जो आता है 1.5 वोल्ट आता है। मरकरी में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सेल जो कांस्टेंट होता है, इसका जो निकलता है पोटेंशियल वो कांस्टेंट, सेल हैज अ कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट सिंस द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट कंटेन एनी आयन इन द सोल्यूशन। अभी लेटेस्ट ईयर्स में पूछा गया है ये कि जो हमारा मरकरी सेल होता है उसमें कांस्टेंट पोटेंशियल क्यों मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो ओवरऑल रिएक्शन बन रही है इसमें कोई भी आयन नहीं इन्वॉल्व है। आयन इन्वॉल्व नहीं है जिससे क्या हो जाता है, ये बेसिकली हमारा कांस्टेंट करंट देता है, तो इसकी ये स्पेशलिटी से याद करना। इसमें Zn था खाली, इसमें Zn मरकरी हो गया। कैथोड क्या होता है, पेस्ट हो जाता है HgO और कार्बन का, और ये इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। तो ये थोड़ा लर्निंग है बेटा, अपने आप से करो जितना कर सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज बैटरी को अच्छे से कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या है देखो, बहुत सिंपली मैनर में इसको समझो और ये सच में इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ लेड एज एनोड एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड लेड डाइऑक्साइड एज कैथोड। लेड का एनोड है और लेड डाइऑक्साइड का कैथोड है। पहले चीजों को समझ करो, लेड का ही एनोड है और लेड डाइऑक्साइड का आपका कैथोड है। ये ए है और ये सी है। आगे ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर की बैटरीज में इसको यूज किया जाता है। सेल रिएक्शन क्या हो रही है, अब एनोड है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या यूज होता है, इसमें इन्होंने दिया नहीं है पर वैसे इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज होता है H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें यूज होता है बेटा, ठीक है, ध्यान देना। अब ये Pb क्या हो रहा है नोड पे, सल्फेट आयन से रिएक्ट कर रहा है, PbSO4 बना रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। PbO2 सल्फेट आयन प्रेजेंट थे, H+ है तो PbSO4 बना रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, Pb PbO2 to H2SO4, बिल्कुल इजी रिएक्शन है बेटा, अच्छे से ध्यान से देखो इसको। लेड लिया आपने, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन आ गए तो PbSO4 मिला, तो PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, याद करो इसको, ये सिंपल है, याद कर सकते हैं इजीली। Pb + SO4 PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, PbO2 में सल्फेट मिल गया तो आपने H+ विजन में करा तो आपका PbSO4 में कन्वर्ट। दोनों केसेस में क्या बन रहा है, PbSO4। तुम्हारा एनोड में भी PbSO4 बन रहा है, कैथोड में भी PbSO4 बन रहा है, पर ध्यान दो वही मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, Pb PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, ये कब हो रही है, ये कहाँ हो रही है, डिस्चार्जिंग के टाइम में। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तभी रिएक्शन हो रही है। अगर क्वेश्चन में उन्होंने ट्रैप बनाया, उन्होंने पूछा चार्जिंग करेंगे तो क्या होगा, तो उल्टा होगा। चार्जिंग में एक्सक्यूज मी, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और ये PbSO4 जो हमारा रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2 रिस्पेक्टिवली, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। अनदर बैटरी होती है निकल कैडमियम, इसकी एक रिएक्शन दी है NCERT में, चेक कर लेना। क्वेश्चन ये आ सकता है निकल कैडमियम बैटरी किसका एग्जाम्पल है, तो आप बता सकते हैं सेकेंडरी बैटरी का। इसके बाद फ्यूल सेल दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, जो ऐसा सेल जो कन्वर्ट करता है कंबशन ऑफ फ्यूल वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे हम किसी फ्यूल को कंबशन करते हैं तो उस समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो कि यूज किया गया था अपोलो मिशन प्रोग्राम में काफी ज्यादा। ये जो होता है, अगर हम इसकी बात करें फ्यूल सेल की क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। जो नॉर्मल सेल है, जो नॉर्मल जिनसे हम मेथड से करते हैं उसकी कंपैरेटिवली इनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी आती है। और दूसरी चीज़ क्या है, लिखे हुए एडवांटेज कि ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, जब तक आप इसमें फ्यूल देते जाएंगे तब तक ये कन्वर्ट होता जाएगा। दूसरी चीज़ एफिशिएंसी अच्छी है। तीसरी चीज़ क्या है, इको फ्रेंडली है, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर। अपोलो मिशन में इसलिए तो यूज़ किया गया था इसको। इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। देखो ये रिएक्शन कर रहे हैं तो ओवरऑल क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसलिए ये बेसिकली हेल्दी है, हेल्दी कंपैरेटिवली, इको फ्रेंडली है। वाटर ऑब्टेन फ्रॉम H2O2 कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। तो ये पॉइंट अब याद कर सकते हैं। जो फ्यूल है उनकी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो सेल यूज होता है, फ्यूल की कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली उन सेल डिवाइसेस को हम फ्यूल सेल बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। ठीक है, लास्ट एक टॉपिक है ये आपका, दिस इज कोरोजन। कौन सा टॉपिक है आपका, कोरोजन, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है भाई बेटे ये।
इसके बाद इसमें बिल्कुल आपको करने की ज़रूरत नहीं, PDF में ये वेरिएशंस आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। एनीवे वैसे तो ये ठीक है, ठीक है। कोरोजन लिखा हुआ है इसमें यहाँ से, चलो बाद में देखते हैं इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ये। तो कोरोजन में बेटा देखो क्या है ये, सिंपली हम लोग देखें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और अदर कंपाउंड्स ऑफ अ मेटल, इट्स सरफेस बाय एक्शन ऑफ एयर, ऑन इट्स सरफेस एक्शन ऑफ एयर, वाटर वेपर एंड CO2 एक्सेट्रा। रिमेंबर ये एयर, अगर मैं बात करूं एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए तब कोरोजन होता है। जब आयरन के साथ अगर हम आयरन मेटल लेते हैं तो एयर भी हो वाटर भी हो तभी किस में कन्वर्ट हो जाता है, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला सेटअप होता है। कैसे होता है बेटा, एक पर्टिकुलर प्लेस पे Fe कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ में और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दूसरे में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, H+ आ जाता है नेचर से, आपका H+ नेचर से प्रेजेंट होता है, O2 प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है H2O में, और ये सिंपल आपका फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3+ में। पर इतने डिटेल में भी नहीं जाना है, आपने सिंपल डेफिनेशन सीखनी है, ओवरऑल रिएक्शन देखनी है। The ferrous ion are further oxidized to ferric ion and finally hydrated to form. This is the formula of rust, Fe2O3.XH2O, which is called rust. तो ये ऐसा सेटअप होता है, एक पोर्शन पे एनोड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन थे, इसको जो नेचर से H+ आया, CO2 का क्या रोल है, CO2 जो वाटर वेपर है उसके साथ H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो H+ आयन देगा। अब वो जो H+ आयन है एयर में से मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो ये फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होके क्या होता है रस्ट का फॉर्मूला, Fe2O3.XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। और ये जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स और अदर कंपाउंड्स ऑफ अ मेटल, तो इससे हमारा क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, किसकी रिएक्शन से, एयर और वाटर की रिएक्शन से, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ठीक है बेटे, तो इसके साथ मेन टॉपिक्स हमारे यहाँ पे डन होते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी, होपफुली आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करे होंगे। आप ये देखो, इस ड्यूरेशन में मैंने आपको पूरा चैप्टर सिस्टमैटिक वे में समराइज़ किया है। आई नो सिंस ये फास्ट रिवीजन है तो मैंने कोशिश की है कि एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर करूँ, क्योंकि इसी तरीके से बेटे आपको अदर चैप्टर्स पढ़ने हैं और ये बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। सारे फॉर्मूलाज को एक साथ देखो कि पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें आपको आ रही हैं। अगर आपने इस अप्रोच को फॉलो किया और ऐसे करके आपने तैयारी करी, और बाकी मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया हुआ है, मैं फिर से कहती हूँ, जो बच्चे अगर बाद में जुड़े हैं या अभी देख रहे हैं तो उस चीज़ को नोटिस करें कि हमने जो फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पे जो अभी केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी 5 डेज स्ट्रैटेजी की वीडियो अपलोड की है, एक बार आप उसे चेक करें और चेक करने के बाद इसको थॉरो अंडरस्टैंड करें। उसमें हमने प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिस्कस की हुई है, किस तरह से आपने 5 डेज गैप में स्टडी करनी है। और बेटे हम आपके साथ हैं, डेफिनेटली पूरी तरह से आपको हेल्प करेंगे कैसे आप अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हैं। बस उसके लिए क्या करना है, आपको लगे रहना है और अच्छे से इस चैनल को अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और डेफिनेटली हम जब अच्छे से इसको सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे और करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन गेट गुड स्कोर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको मैंने वहाँ पे क्या टास्क दी हुई है, मैंने वहाँ पे आपको 2 चैप्टर और दिए हैं पढ़ने के लिए। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके फॉर्मूलाज कवर करो। 2 चैप्टर मैंने कौन कौन से दिए हैं आपको, सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि कल है उसके बाद आपका, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आज का दिन 21 फेब है, नेक्स्ट डे पे आपको 22 फेब पे मैं कह सकती हूँ हम लोग मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लाइव क्लास में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने अभी डन किया है बेसिकली वीडियो के थ्रू, और फिर आपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स और सोल्यूशन। जो भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आने की बिल्कुल उम्मीद है, और उसी में हम बीच में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो बी देयर ऑन 22 फेब, है ना। जो आपको टाइमिंग्स है वो इसी चैनल पे मिल जाएगा, किस समय हमें लाइव होना है, कब हमें, जब तक आपको तैयार कर लेना है। ऑलमोस्ट अराउंड हम लोग आफ्टरनून में मिलेंगे सो दैट आप इसे कंप्लीट कर सको। ठीक है, होप यू एंजॉयड ऑल, थैंक यू सो मच।